Hi, how are you all? I hope that all of you are doing well और 21 के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे 21 जून के लिए। तो अब हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदलेंगे, जैसे कि ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में मैं करीब करीब 30 to 35 क्वेश्चन, मतलब जो अच्छे अच्छे सवाल है प्रीवियस ईयर में जो एनटीए ने पूछे हैं वो डिस्कशन करूंगा। और उसके थ्रू आपको पूरा चैप्टर, ये मैग्नेटिक मटेरियल, ये क्योंकि पूरा थियोरेटिकल है ये, तो मैं आपका रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और मजा आएगा आपको। आप जब ये पूरा लेक्चर खत्म करेंगे, ये पूरी वीडियो खत्म कर रहे होंगे, तो इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप, ऐसा कोई सवाल नहीं बचेगा जो आप ना बना पा रहे हो। मैं आपको हर एक बात डिटेल में बताऊंगा, सवाल के थ्रू बताऊंगा, और सवाल में हम क्या अप्रोच करते हैं, क्या सोचना होता है, थियरी क्या कह रही है। तो मैं, ये पूरा चैप्टर आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आप 2x पे देख सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बस मेरे शब्दों को सुनना है आपने। 1.5x पे या 2x पे आप वीडियो देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन की बात करते हैं। आपको आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो इसके हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सवाल क्या कहता है, देखो 2003 में सवाल आया था, और ये सवाल आपको कहता है कि क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव विच, पहला ऑप्शन, इफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक। अब देखो, इसमें मैं आपको तुरंत, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आपको ग्राफ याद आने चाहिए काई का और टेम्परेचर का। ठीक है, अगर मैं डायमैग्नेटिक की बात करूं तो ये, अब देखो थियरी को पढ़ा कैसे जाता है, तुरंत मेरे दिमाग में एकदम आना चाहिए दूसरा ग्राफ। ये मेरा डायमैग्नेटिक के लिए, ठीक है। फिर मेरा काई का जो ग्राफ है, काई बोले तो ससेप्टिबिलिटी, ये पैरामैग्नेटिक के लिए है। ये किसके लिए है? पैरामैग्नेटिक। और इंपॉर्टेंट बात ये, ग्राफ तब तक ही वैलिड है टिल टिल क्यूरी टेम्परेचर, टिल क्यूरी टेम्परेचर। समझ रहे हैं आप? फिर तीसरा मुझे ग्राफ किसका, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का याद आता है, और वो ये वाला ग्राफ कि ये क्यूरी टेम्परेचर, और क्यूरी टेम्परेचर के बाद ये कैसे बिहेव करता है, ये किसका है, फेरो। सो ये जो फेरो है ये आफ्टर क्यूरी टेम्परेचर, ये कैसे बिहेव करता है, बिहेव एज पैरामैग्नेटिक मटेरियल। जैसे आयरन की अगर मैं बात करूं तो इसका क्यूरी टेम्परेचर 1073 केल्विन होता है, सॉरी 1073 नहीं, 43, एनसीईआरटी का डेटा है। तो इसके बाद ये जो टेम्परेचर है 1043 केल्विन, इसके बाद जो आयरन है वो कैसे बिहेव करता है एज ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल। डन है। अब आप सवाल पढ़ें, ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक। फिर अगला, ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स डायमैग्नेटिक, ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स डायमैग्नेटिक, ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स बिकम फेरोमैग्नेट। तो आपको क्या दिख रहा है, क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव विच, ये वाला अबव विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसके ऊपर थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं कि ये काई क्या है। देखो, अगर आप ध्यान से देखें, आई प्रोपोर्शनल होता है एच के। ठीक है, और एच क्या होती है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। एच क्या होती है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोले जैसे बी इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा म्यू नॉट आई बाई जैसे 2 पाई आर, ये फॉर्मूला आप पढ़ के आए हो। तो यानी कि इसको छोड़ दो, तो ये बी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट एच। ये है, यानी कि ये सोर्स पे डिपेंड करती है। ये एच किसकी प्रॉपर्टी है, ये है प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, यानी कि उसके अंदर कितना करंट है। इसलिए इसकी जो यूनिट भी होती है वो एम्पियर पर मीटर होती है, यानी कि ये तुम्हारा मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। तो यहां से एक और सवाल पूछा जा सकता है, ऐसे ही मैं डिस्कस करूंगा सारा कुछ। मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। किसकी ताकत होती है असल में बच्चे, सोर्स की ताकत होती है, सोर्स की। यानी कि आई बाई आर, आर किस पॉइंट, कितनी दूर पॉइंट है। जैसे कि ये कुछ इस तरह की बात है, ये तुम्हारा
ये वायर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और ये आर डिस्टेंस दूर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आई ये वायर में कितना करंट है और आर कितनी दूर, तो यानी कि ये तुम्हारा मीडियम पे डिपेंड करता ही नहीं है, ये हमने इस तरीके से डिफाइन किया है। अब आ जाते हैं आई इज इक्वल टू काई एच। ठीक है, आई इज इक्वल टू काई एच के बारे में अगर मैं बात करूं, थोड़ा पेन अपने डिफरेंट यूज कर लेते हैं, तो ये आई प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो काई एच, तो ये आई होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी कि आपने जब एच लगाया तो जो मटेरियल है वो कितना मैग्नेटाइज हुआ, कितने डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि ये डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कितने बने पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो यानी कि अल्टीमेटली यानी कि कितना मैग्नेटाइज हुआ, ये हम बात सोच लेते हैं। तो काई काई जब चेंज होगा तो इसका मतलब आई चेंज होगा, इसका मतलब काई जो अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन देता है, ये जो ग्राफ है ये क्या कह रहा है कि भैया काई आपका जैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल है, टेम्परेचर बढ़ाने पे कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, फिर पैरामैग्नेटिक मटेरियल जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काई आपका क्या हो रहा है, देखो डिक्रीज हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रेंडमनेस बढ़ रही है। जब रेंडमनेस बढ़ेगी तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में डाइपोल मोमेंट चेंज होगा, यानी कि डीमैग्नेटाइज होगा वो। रेंडमनेस बढ़ेगी तो मैग्नेटाइजेशन घटेगा। सिमिलरली ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी सेम टेम्परेचर बढ़ने का। तो ये सब एक्सपेरिमेंटल ग्राफ हैं जो ऑब्जर्व किए गए हैं। कैसे ग्राफ हैं, एक्सपेरिमेंटल। तो काई का शायद आपको मतलब समझ में आया होगा। और यहां से आप एक चीज और देख सकते हैं, डायमैग्नेटिक के लिए काई की वैल्यू आपको क्या है, देखो ग्राफ याद करने का क्या फायदा है, नेगेटिव है। यहां काई की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन 1 है, और क्या है तुम्हारी पॉजिटिव। और यहां काई की वैल्यू जो इसके लिए होती है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये पहचानने का भी तरीका होता है। तो ये आपको ग्राफ भी इसमें समझ में आया इस सवाल में, और क्यूरी टेम्परेचर के बाद वो कैसे बिहेव करता है, मतलब फेरोमैग्नेटिक किसकी तरह, पैरामैग्नेटिक की तरह, जो पहले सवाल से हमें बात पता चलती है। अगले सवाल पे आ जाते हैं जी। अगला सवाल देखो, द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखो जी, आप पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपको कि द मटेरियल सुटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट शुड हैव। देखो जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए मैं क्या यूज करता हूं, सॉफ्ट आयरन। क्या यूज करता हूं, एक सॉफ्ट आयरन होता है, एक स्टील। एनसीईआरटी में दो चीज है, दो चीज दे रखी है। ठीक है, सॉफ्ट आयरन जो हम यूज करते हैं और एक ये हम स्टील यूज कर रहे हैं इसके लिए, तो ये हम परमानेंट मैग्नेट के लिए यूज करते हैं, परमानेंट मैग्नेट। और ये हम किसके लिए यूज करते हैं, किसके अंदर यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम इसका स्टेरिसिस कर्व बनाते हैं, इस मटेरियल को हम मैग्नेटाइज करते हैं एच, तो इसके अंदर जो अराइज होता है ये कौन सा है, बी जो होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड अराइज इनसाइड मटेरियल। मटेरियल के अंदर भी कैसे है तुम्हारा, तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है। फिर आप डीमैग्नेटाइज करते हो ऐसे, हिस्टैरिसीस लूप जिसको कहते हैं, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, यानी कि, और इसका जब ग्राफ आता है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। आई होप आपको याद होगा। ये एरिया लॉस को रिप्रेजेंट करता है। हिस्टैरिसीस जो लूप है इसको क्या बोलते हैं हम, हिस्टैरिसीस लूप। हिस्टैरिसीस लूप का जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है बच्चे लॉस को। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट यहां देखो, यहां एरिया क्या है, कम है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है कहां यूज किए जाते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स में। आपने ट्रांसफॉर्मर की कोर पढ़ी होगी, तो आपने कुछ ऐसे देखा होगा ना, ये ट्रांसफॉर्मर की कोर ऐसे, ये ऐसे, ये हो गया ना, मटेरियल लगाया हुआ है, तो सॉफ्ट आयरन ये। तो ये कोर जो है ये सोलेनोइड के अंदर एक तरह से सोलेनोइड बन गया। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो आपने मटेरियल जो डाला है, ये जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल है, ये तुम्हारा ये वाला कर्व शो करना चाहिए। क्योंकि जब यहाँ पे तुम्हारा करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो ये वाला जो मटेरियल मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होगा। क्या क्या होगा, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज यहां होता है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाए और जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाए, तभी तो फायदा है। इसीलिए इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो कहानी है, वो इसकी कहानी ये है कि लो रिटेंटिविटी और लो क्या होनी है,
कोरेसिटिविटी, कोरेसिविटी, लो कोरेसिविटी, ठीक है, लो रिटेंटिविटी और लो कोरेसिविटी। यानी कि कोरेसिविटी किसको बोलते हैं, ये जो कितना उसने रिटेन किया है, ये तो रिटेंटिविटी होगी यानी कि रेमिनेंस, और ये होगी कोरेसिविटी यानी कि कितना आपने आपने कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाया। और ये तुम्हारा मतलब कोरेसिविटी का मतलब क्या होता है, जैसे इसमें रिटेन रह गया, मैं आपको थोड़ा ये फिर से ही बनाना पड़ेगा मुझे ताकि मैं समझा पाऊँ। जब आपने मैग्नेटाइज किया तो ये कुछ ऐसे, फिर आप जब डीमैग्नेटाइज किया आपने, ठीक है, तो डीमैग्नेटाइज करके ये इतना रिटेन रह गया इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो आपने कितना उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ये लगाया, ये होती है कोरेसिटिविटी सी, ये आर। तो कितना आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, उसके जो मैग्नेटिक फील्ड जो अराइज हुआ है उसको जीरो करने के लिए, देखो जीरो आ गया ना, तो उसको बोलते हैं हम कोरेसिटिविटी, कोरेसिविटी सॉरी, ठीक है। तो अब आप सवाल पढ़ सकते हैं, तो ये एक तरह से थियरी होगी पूरी। परमानेंट मैग्नेट के लिए क्या होना चाहिए, परमानेंट मैग्नेट के लिए तो तुम्हारा हाई रिटेंटिविटी, हाई रिटेंटिविटी और हाई कोरेसिविटी। क्यों, क्योंकि रिटेन ज्यादा, भाई परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो ऐसा थोड़ी ना है कि अगर आप थोड़ा सा भी मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाए, यानी कि रिटेन रहना चाहिए फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो रिटेंशन है उसका वो बहुत ज्यादा टाइम के लिए रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी तो परमानेंट मैग्नेट बनेगा। खैर, अब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो। द मटेरियल सुटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है लो रिटेंटिविटी सर लो कोरेसिविटी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आप इस तरह के आगे बहुत सवाल आ रहे होंगे, एनटीए रिपीट करता रहता है, आप तुरंत सबके, क्योंकि आपने हमने थ्योरी पढ़ ली है, तो अब आप इजीली सवाल के जवाब दे पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। एक निडल है, मतलब 3 निडल दे रखी है, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। जब आप इसको ए मैग्नेट व्हेन ब्रॉट क्लोज टू देम, यानी कि अब इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगता है कि जब मटेरियल को हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किसमें, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इसको याद करने का तरीका क्या है कि ये है तुम्हारा, मान लो नॉर्थ, ये है क्या तुम्हारा साउथ, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से निकलेंगी, नॉन यूनिफॉर्म ही होगा। आपने यहाँ मटेरियल रख दिया और ये डायमैग्नेटिक है, तो डायमैग्नेटिक क्या करता है, अगर आपको याद हो तो ये अपने अंदर से निकलने वाली फील्ड लाइंस को एक्सपेल करता है। क्या करता है, एक्सपेल करता है, मतलब कम करता है। तो कुछ फील्ड लाइन जो होंगी, कुछ तो ऐसे पास हो रही होंगी, कुछ ऐसे एक्सपेल कर देता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है, सबको अपने अंदर से पास नहीं होने देता। ठीक है जी, चलो इतना भी समझ में आया। तो इसका मतलब ये क्या करता है, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक क्या करता है, अपोज करता है, क्या करता है, अपोज करता है। यानी कि ये घटाने का मतलब क्या है कि अपने अंदर जो ये फील्ड लाइन है कुछ इस तरीके से सेटअप कर रहा होगा जो उल्टी डायरेक्शन में होगी। असल में होता क्या है, होता ये है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में, ये मटेरियल है डायमैग्नेटिक, आपने रखा, किस में रखा, ये आपने इधर रख दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर भी ये तो अपोज करेगा, तो अपोज ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्सपेल करता है, तो उसका मतलब क्या है, तो अपोज करने का मतलब है ये अपने अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से सेटअप करेगा। अब ये रेड वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये तो मटेरियल की है, और जो ब्लू वाली है ये एक्सटर्नल है। तो अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपको कुछ ऐसे दिखेगा, कुछ तो पास होगी और कुछ ऐसे, ठीक है। और इसको कह देते हैं हम कि वो एक्सपेल कर दिया, क्योंकि ये इसको डिक्रीज कर रहा है ना। तो नेट आपको तो क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको हमेशा नेट शो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी आपको क्या, नेट शो होती है। आप जो डायग्राम बनाते हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है। तो यहाँ भी ऐसे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ मैग्नेटिक मटेरियल की अगर मैं बात करें तो साउथ से अंदर कैसा होगा, साउथ से नॉर्थ कुछ ऐसे सेटअप हुआ होगा, भाई पोल ऐसे बने होंगे ना, साउथ इधर होगा नॉर्थ इधर। अगर मैं एनालॉजी सेट करूं, अगर मटेरियल के अंदर ऐसे सेटअप हुई है फील्ड लाइन, तो इसका मतलब साउथ इधर होगा और नॉर्थ इधर होगा, यही तो एनालॉजी होगी, नहीं होगी। अब इस एनालॉजी के हिसाब से अगर मैं यहाँ उल्टा, सॉरी ये नॉर्थ है, तो ये सेटअप कैसे होगा, यहाँ साउथ होगा और ये नॉर्थ होगा। तो आप मुझे बताओ नॉर्थ और नॉर्थ क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इस एनालॉजी के हिसाब से देखो अब कैसे आई एनर्जी, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हाँ, आपको ये पता है कि डायमैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं वो अपोज करते हैं, ठीक है, ये इतनी तो बात आपको याद होगी मेरे हिसाब से।
तो कैसे फिर एनालॉजी आपको सेट करनी है कि वो रिपेल करता है, अट्रैक्ट करता है, वो इस तरीके से। अगले मटेरियल की बात आ जाती है। पैरामैग्नेटिक वाले क्या करते हैं जी? पैरामैग्नेटिक वाले सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं साउथ और नॉर्थ। तो अगर यहाँ पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा तो ये अपने अंदर से फील्ड लाइन को ज़्यादा पास करते हैं, यानी कि इंक्रीज करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने का मतलब अगर इंक्रीज हो रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करने का मतलब ये है कि मैं थोड़ा सा फिर से बनाता हूँ आपको समझाने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ऐसे है, बी एक्सटर्नल। सपोर्ट का मतलब है कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर जो सेटअप होगा, जो मटेरियल के अंदर जो अपना जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरीके, तभी तो सपोर्ट करेगा। यानी कि तुम्हारा साउथ इधर होगा और नॉर्थ इधर होगा, इसका मतलब साउथ इधर, एनालॉजी नॉर्थ इधर। तो नॉर्थ और साउथ ये मटेरियल है, ये मैग्नेट है। तो ये मैग्नेट मटेरियल को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। इसलिए कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, ठीक है। लेकिन पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल है वो सपोर्ट उस लेवल तक नहीं करता, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक ज्यादा सपोर्ट करता है, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपने अंदर से पास करता है। जैसे आपने डायग्राम भी देखा होगा, तो ये वाला डायग्राम जब बनेगा, आप बनाओगे तो ये वाला डायग्राम कुछ आप इस तरीके से बनाओगे कि अच्छा ठीक है, ये आपने ऐसे बना दिया, कुछ ऐसे भी जा रही हैं, कुछ ऐसे जा रही हैं, कुछ ऐसे, ठीक है, कि अंदर से पास हो रही हैं। लेकिन जब आप यही डायग्राम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे? फेरो के लिए। अब फेरो भी क्या सपोर्ट कर रहा है तो अट्रैक्ट तो करेगा, लेकिन कौन कितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा? अगर आप देखो ये ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप एनसीईआरटी में देखेंगे, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर से पास कर लेता है ऐसे, तो इसका मतलब ये स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है, यानी कि अंदर ज्यादा ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका, जो मटेरियल के अंदर, वो स्ट्रांग होगा। अगर स्ट्रांग होगा तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये अगर मैं बात करूं, ये तुम्हारा मैग्नेट है, ये तुम्हारा मटेरियल है, तो साउथ नॉर्थ तो इंड्यूस होना ही है, नॉर्थ साउथ। लेकिन ये अब की बात जो साउथ और नॉर्थ है, ये ज्यादा स्ट्रांग है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटाइज होने के बाद आया है वो स्ट्रांग है। स्ट्रांग है तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट। तो ये एनालॉजी से आप समझ सकते हो, ये जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो यहाँ आपको सारी बातें मैंने बता दी कि ये एक्सपेल करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर से पास होने से रोकता है। तो उसका मतलब क्या है कि अपने अंदर जो ये फील्ड इंड्यूस करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक्सपेल का मतलब ये है। ये सपोर्ट कर रहा है, ये तुम्हारा क्या करेगा, ये वाला, ये फेरोमैग्नेटिक देखो, ये इस तरीके इसका सपोर्ट करेगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा वो इसी डायरेक्शन में मटेरियल के अंदर सेटअप होगा। तो ये सपोर्ट का, ये तो आपको तो ऐसा दिखेगा ना भाई, ये रेड अलग से और ब्लू लाइन थोड़ी ना दिखेगी तुम्हें, तुम्हें नेट दिखेगा, नेट तो जुड़ा हुआ दिखेगा ना ऐसे, तो उसको फिर शो ऐसे करते हैं। तो एनालॉजी आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसका मतलब अब आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरी होगी। अब थ्योरी के बाद आप पढ़ो, देखो निडल N1, N2, N3 are made of a ferromagnetic, a paramagnetic, a diamagnetic substance respectively. A magnet when brought close to them attract N1, तो फेरोमैग्नेटिक तो N1 है, तो उसको तो अट्रैक्ट करेगा स्ट्रांगली, N1 को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, N2 को वीकली, और N3 को रिपेल करेगा। रिपेल N3 बट रिपेल, अट्रैक्ट N1 स्ट्रांगली बट रिपेल N2 नहीं। तो आप एक एक ऑप्शन पढ़ लो, एक एक ऑप्शन अपने एलिमिनेट कर लेते हैं। अट्रैक्ट N1 यानी कि फेरोमैग्नेटिक है, आप इसको ऐसे भी लिख लें, चले कैसे जी, आप N1 ऐसे लिख लो, F, N2 P पैरा, और N3 डाया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अट्रैक्ट N1, बिल्कुल सही बात है। N1 N2 स्ट्रांगली नहीं, ये गलत बात है। इसको स्ट्रांगली, इसको वीकली, क्योंकि कम सपोर्ट करता है, और इसको भी वीकली ही क्या करेगा, रिपेल करेगा, डायमैग्नेटिक। क्यों रिपेल करेगा? क्योंकि ये जो अपोज करता है ना डायमैग्नेटिक मटेरियल, वो कम ही करता है। कैसे? जैसे मान लो 100 टेस्ला है, तो 100 टेस्ला में जो अपोज वो डालेगा 1 टेस्ला का, इतना अपोज डालेगा बस। तो वीकली ही तुम्हारा क्या करता है, रिपेल करता है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी को अगर आप देखें, अट्रैक्ट N1 स्ट्रांगली, N2 वीकली एंड रिपेल N3 वीकली, ये बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये थ्योरी से अब ये बात सारी समझ में आई होगी। खैर, तो आपकी जो स्क्रीन है उस पर क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके सॉल्यूशन को देखते हैं। 2008 में सवाल आया था, और ये सिंपल अब इंफॉर्मेशन बेस्ड है
कि अगर मैं डायामैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं तो म्यू आर की वैल्यू जो होगी रिलेटिव परमिटिविटी वो लेस देन 1 होगी, और ये वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी स्मॉल। अगर मैं म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 की बात करूं तो ये किसके लिए होती है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, लेकिन ये वैल्यू भी क्या होती है, स्मॉल। जब म्यू आर इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन 1 आ जाए तो ये किसके लिए होती है, फेरोमैग्नेटिक के लिए। ठीक है, और एप्सिलॉन की वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी, वो लेस देन 1 कभी भी हो ही नहीं सकती किसी भी मटेरियल के लिए। इस इंफॉर्मेशन के ऊपर ये बेस्ड सवाल है। अब आप ऑप्शन चूज करें। ये आपसे सवाल पढ़ें एक बार। तो सवाल क्या कहना चाहता है बच्चे आपसे, सवाल कहना चाहता है कि relative permittivity and permeability of material epsilon r and mu r respectively, which of the following value of these quantities are allowed for diamagnetic material। तो इसका मतलब ऑप्शन ए अगर मैं देखूं तो इसमें एप्सिलॉन आर तो लेस देन 1 है तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बी अगर मैं देखूं, यहाँ म्यू आर तुम्हारा लेस देन क्या है, 1 है, ठीक है, और एप्सिलॉन आर क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये हो सकता है, पॉसिबल है। सी को पढ़ लो एक बार, एप्सिलॉन आर लेस देन नहीं हो सकता। डी को अगर आप पढ़ लो तो यहाँ पे म्यू आर क्या है, ठीक है, एप्सिलॉन आर तो पॉसिबल है, लेकिन म्यू आर क्या दे दिया इसने, ग्रेटर देन 1, विच इज इम्पॉसिबल, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन ऐसे पता है ना बेटा, तो आप सवाल बहुत फास्ट और बहुत ईजिली बना सकते हैं। ठीक है जी, अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं, इधर ही कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। 5 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, लेकिन 5 को देखने से पहले आप जब पढ़ेंगे इस सवाल को तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, अगर आपको थ्योरी नहीं आती, चाहे आप पढ़ के देख लो एक बार। उससे पहले सवाल बाद में पढ़ेंगे, पहले एक बार मैं कुछ कुछ बातें आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। जैसे सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं, आपने ये पढ़ के आए हो आप पिछले चैप्टर में, जब आप मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ते हो, कि ये इनफाइनाइट इनफाइनाइट वायर है, इससे आर डिस्टेंस दूर अगर ये फ्री स्पेस हो, फ्री स्पेस, तो यहाँ पे जो b की वैल्यू होती है एट पॉइंट p विल बी इक्वल टू हो जाएगी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। म्यू नॉट क्या होती है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ, आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ सेम चीज रखता हूँ, आर ए डिस्टेंस दूर, लेकिन अब की बात मैं यहाँ एक मटेरियल रख देता हूँ। अब मैं उस मटेरियल के अंदर पूछना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अब ये मीडियम आ गया। अब जैसे ही मीडियम, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने ये पढ़ा हो, ये क्यू चार्ज है, और ये यहाँ आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर। जैसे ही अगर मैंने यहाँ ये वाटर डाल दिया, ऐसे वाटर, और अब मैं अंदर पूछ रहा हूँ, तो के क्यू, यानी कि के का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो फिर वहाँ मीडियम आ गया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन हम रख देते हैं। ठीक है, अब हम उसी के बारे में बात करेंगे कि अगर यहाँ सैंपल है, ये क्या है तुमने सैंपल, तो अब आप इनसाइड द सैंपल बात कर रहे हैं, तो अब इनसाइड द सैंपल बीपी क्या हो जाएगा, म्यू आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, यानी कि ये क्या हुआ, ये इनसाइड द सैंपल है, और ये म्यू क्या है, ये किस पे, सैंपल का है, ये परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, इसको लिख सकता हूं मैं परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। समझते रहना एक एक बात, फिर आपको सवाल इस तरह का, आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। जो आपको नाम में कंफ्यूजन होता है, ये हो क्या रहा है, मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूँ। तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री, तो मैंने क्या किया, बड़े लोगों ने क्या किया, बड़े लोगों ने इसको अलग तरीके से देखा कि इनसाइड द सैंपल अगर आप देखो तो एक तो आपको म्यू दिख रहा है और एक दिख रहा है आपको आई बाई 2 पाई आर, दोनों अलग अलग चीजें। ये तो किस पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम, यानी कि ये तो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, ये डायामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, ये तो उस हिसाब से रखा जाएगा इसकी वैल्यू तो। लेकिन ये तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये तो सोर्स पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है ना, इसमें कितना करंट है, कितनी दूर है, तो इसको आप अलग ट्रीट कर लो, और इसको नाम दिया गया एच, और एच को बोला गया मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं, स्टेटमेंट आ जाए, क्या मैग्नेटिक इंटेंसिटी मीडियम पर डिपेंड करती है, नहीं, क्योंकि ये तो डिफाइन ही तब किया गया है, मीडियम को अलग तोड़ा गया, यानी कि इनसाइड द सैंपल, ये एनसीईआरटी में बात लिखी हुई है, इनसाइड द सैंपल हमने इसके दो पोर्शन किए, कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सैंपल एक तो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, कौन सा मटेरियल है, ठीक है, दूसरा एच पे डिपेंड करेगा, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, आई पे डिपेंड करेगा, कितनी दूर है, मतलब एक्सटर्नल दुनिया पे डिपेंड करेगा। जैसे हमने ये ले लिया, अगर मैं एक्सटर्नल दुनिया का मतलब क्या है, समझो बात को, अगर मैं ये ही सोलेनॉइड ले लूं, ये सोलेनॉइड है,
तो यहाँ बी कितना होता है जी, म्यू नॉट एन आई, अगर इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन अब इसी सोलेनॉइड के अंदर अगर मैं मटेरियल डाल दूं ये, और अब मैं अगर इनसाइड बी की बात करूं तो बी कितना हो जाएगा जी, बी इनसाइड, यानी कि सैंपल है अब तो सैंपल के इनसाइड, यानी कि बी विल बी इक्वल्स टू म्यू एन आई। तो अब ये म्यू तुम्हारा मीडियम प्लस एन आई, ये बनी तुम्हारी क्या, जो भी हिस्सा बचेगा एच के म्यू के अलावा वो तुम्हारी क्या है, एच, यानी कि क्या है तुम्हारी ये, इसको नाम दे देती है हमने मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और इसकी अगर आप यूनिट की बात करें एच इज इक्वल टू एन आई, तो इसकी यूनिट क्या है, ये एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर, आप यहां से देख लो ये क्या है, एम्पियर पर मीटर। इसमें एन वाले फॉर्मूले में ये एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो आई बाई एल क्या बनेगी यूनिट, एम्पियर पर मीटर। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो आपको ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी समझ में आना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब जब हम सवाल पढ़ते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या नाम का क्या मतलब। देखो एनसीईआरटी जो कहती है बी के नाम क्या क्या है, बी के नाम है मैग्नेटिक फील्ड। कई बार बच्चा सोचता है कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी वो इसको बी मान लेता है, अरे नहीं भाई, पहले आपको ये पता होना चाहिए ये डिफाइन कैसे किया गया है। मैग्नेटिक इंडक्शन, एनसीईआरटी तो बाहर पेपर आता नहीं है, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और दूसरा क्या है जी, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इन नामों के अलावा नाम नहीं है, तो अब आपको फर्क समझ में आना चाहिए। एच तो कंप्लीटली अलग चीज है, बी इज इक्वल टू, अब मैं फॉर्मूला क्या, अगर मैं सैंपल की बात करूं तो बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। क्लियर है? यानी कि सैंपल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो म्यू पे डिपेंड करेगा और एच एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। क्लियर है जी? अब इस बात को लेके चलो, इतना मुझे समझ में आता है। अब मैं हर तरह का सवाल जो भी अब एनटीए पूछता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं हर सवाल का जवाब दे पाऊंगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। पहले जो सवाल समझ ना आ रहा होता, अब वो आपके इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे सवाल पढ़ो, कोरेसिविटी ऑफ अ स्मॉल मैग्नेट। अब थोड़ा सा कोरेसिविटी के बारे में भी एक बार मैं बता देता हूं। तो हिस्टैरिसीस लूप, क्योंकि ये मिक्स सवाल है तो थोड़ा ये तो पता चल गया आपको, एच और बी ये टेस्ला, और ये अब आपको पता है इसकी यूनिट एम्पियर पर मीटर। ये क्या है, इनसाइड, या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड अराइज, इसको ऐसे बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अराइज ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या है, आपने कोई सिंपल है वो उसको मैग्नेटाइज आपने करना शुरू किया तो मैग्नेटाइज हुआ। एक लिमिट के बाद आप कितना भी बढ़ा लो सेचुरेशन आ जाएगा। फिर जब आप ये एच जो है इसको जीरो कर देते हैं तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो है इनसाइड रह जाएगा, यानी कि वो मैग्नेटाइज हो चुका है, यानी कि उसने कुछ रिटेन कर लिया है। तो आप इसको क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी रेमिनेंस। फिर मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे पहले मैंने सैंपल ये था, मैंने सैंपल रखा, सैंपल में बी ऐसे था, जैसे मान लो ये मैंने मैग्नेटाइज करने के अंदर सोलेनॉइड के अंदर रखा, तो आई ऐसे फ्लो कराया, तो ये मैंने मैग्नेटाइज करा। फिर मैंने क्या किया, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर एच पे डिपेंड कर रहा है ना, तो मैंने इसको मैग्नेटाइज किया। फिर मैंने क्या किया, इसको डीमैग्नेटाइज, मतलब ये तो जीरो कर दिया, ये जीरो कर दिया, एच की वैल्यू जीरो हो जाएगी एक्सटर्नल फैक्टर। फिर मैंने इसको उल्टी डायरेक्शन में लगा दिया, उल्टी डायरेक्शन में तो ये डीमैग्नेटाइज होगा, इसको कहते हैं डीमैग्नेटाइज होना। तो ये इसको बोलते हैं कोरेसिविटी, यानी कि कितना एच लगा उसको डीमैग्नेटाइज होने में। देखो बी की वैल्यू घट के क्या आ गई, ये यहाँ पे जीरो। भाई ये देखो ना आप, तो पता तो चल रहा है ना, इतना तो पता चल रहा होगा ना, ये जीरो है ना यहाँ पे, तो ये क्या आ गई, जीरो आ गई। और ये सी वैल्यू क्या है, जो कोरेसिविटी है वो असल में एच ही है। तो सी क्या होता है, बेसिकली एच ही होता है, जो आप डीमैग्नेटाइजेशन में अप्लाई करते हैं। अब आप सवाल पढ़ो। ये सवाल कह रहा है आपको, द कोरेसिविटी ऑफ ए स्मॉल मैग्नेट वेयर द फेरोमैग्नेटिक गेट डीमैग्नेटाइज्ड। तो सीधी सी बात है, कोरेसिविटी होता ही वही है, यानी कि आपको एच की वैल्यू दे दी कितनी, 3 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर मीटर। अब आपको सारा सवाल समझ में आया। द करंट रिक्वायर्ड टू पास इन ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ, तो आपको लेंथ दे दी 10 सेंटीमीटर, आपको नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए कितना जी, 100। ठीक है, सो दैट मैग्नेट गेट डीमैग्नेटाइज्ड व्हेन इनसाइड द सोलेनॉइड। तो बी क्या होता है, म्यू एन आई, मेरा ये क्या है एच, तो मुझे सीधा पता है एच विल बी इक्वल टू क्या होगा, एन आई। तो एच क्या होगा, एन बाई एल इंटू आई। मुझे आई तो निकालना है, एच गिवन है 3 इंटू 10⁻³ बच्चे, इंटू, अब सब कुछ समझ में आ रहा है ना। बस यही तो बात है कि आपको एक बार चीजें पता चल गई तो सारा काम हो गया। 100 कट करो,
ऊपर ले जाओ, यानी कि आई विल बी इक्वल्स टू आ गया आपका 3 एम्पियर आंसर। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। डन है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एबीसी 3 मटेरियल है, ठीक है, वी कैप्ट इन यूनिफॉर्म फील्ड, और उसमें आपको ये पिक्चर दिखाई गई है, तो पहचानने हैं कौन कौन सा है। देखो, ए वाले मटेरियल से सारी अंदर से ही पास हो रही है, तो ए तो होगा फेरो। बी वाले से क्या कर रही है, एक्सपेल कर रहा है, सारी एक्सपेल कर दे रहा है, तो परफेक्ट डायमैग्नेटिक का एग्जांपल है। किसका? परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म, परफेक्ट डायमैग्नेटिक। और सी वाला जो है वो पैरामैग्नेटिक को शो कर रहा है। तो जब आप इसके ऑप्शन को मैच करेंगे तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ए एफ बी डी और सी पी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिक ऑफ इज अ सुपर कंडक्टर। बिल्कुल सही बात है कि डायमैग्नेटिक, अगर मैं परफेक्ट डायमैग्नेटिक की बात करूं तो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। और चाई की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी चाई या काई, जो भी क्या निकल रहा है, तो काई की वैल्यू क्या होगी, -1। तो काई की वैल्यू -1 का मतलब क्या है, म्यू आर क्या हो जाएगा, 1 प्लस काई ससेप्टिबिलिटी, यानी कि 1 - 1 विल बी इक्वल्स टू 0। डन है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब ये सुपर कंडक्टर का असल में मतलब क्या है, म्यू आर 0, यानी कि बी की वैल्यू क्या होगी, 0 इनसाइड। यानी कि अगर कोई ये मटेरियल है, ये डायमैग्नेटिक है, वो भी कौन सा, परफेक्ट, तो ये कोई भी फील्ड लाइन अंदर से पास नहीं होने देगा, सबको एक्सपेल कर देगा। यानी कि सबको एक्सपेल करने का मतलब क्या है, मैं थोड़ा वो समझाता हूं। जब आपने इसको बच्चे मैग्नेटिक फील्ड में रखा, आप समझना मेरी बात को, ये सिंपल है। एक्सटर्नल फील्ड ऐसे है, ये है, भाई फील्ड लाइन तो होंगी ना, फील्ड लाइन थोड़ी ना कट जाएंगे, लेकिन जो आपको दिखता है तो होगा क्या, ये अपना जो फील्ड बना है, जो अंदर मैग्नेटाइज होने के बाद जो फील्ड बनेगा इसका अपना, वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि डायमैग्नेटिक है तो अपोज करता है। तो अब ये जो है, ये जो बी रेड वाला है और जो ये एक्सटर्नल है ब्लू वाला, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, वो उतना ही ऑपोजिट स्टैब्लिश कर देगा। तो अंदर जो बी सैंपल के अंदर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, 0। तो अब इस बात को जब हम शो करते हैं, तो बड़े लोगों ने इस बात को क्या किया कि इस बात को, क्योंकि आपको तो नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखती है, तो आप जब इसको शो करते हैं तो आप कैसे शो करते हैं इसको, ऐसे कि भैया इसने सारी की सारी को क्या कर दिया, एक्सपेल कर दिया। क्या कर दिया, एक्सपेल कर दिया। ठीक है, तो असल में हो तो ऐसे रहा है, शो आप ऐसे करते हैं। आई होप कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, बी एस, द मैग्नेटिक फील्ड बी एस इनसाइड द सुपर कंडक्टर विल बी सच दैट, भैया 0 होगा, बी एस विल बी इक्वल टू 0। सीधा थियोरी का सवाल था, तो बी एस क्या आएगा, 0। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो जी बेटा, अगले सवाल पे आ जाओ। ठीक है, अगला सवाल आपको क्या कह रहा है, स्क्रीन पे देखें आप, आपके सवाल है, आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हिस्टैरिसीस लूप है। अब हिस्टैरिसीस लूप में सबसे जो मेन बात है, आपको मतलब आप क्या बनाना चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको परमानेंट मैग्नेट बनानी है, देखो परमानेंट, और एक होता है इसमें कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट का। अगर आपको परमानेंट यानी कि रिटेन रहना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हाई रिटेंटिविटी और हाई कोरेसिविटी, ये दोनों फैक्टर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो वो जल्दी से ही तुम्हारा क्या हो जाए, डीमैग्नेटाइज हो जाए, नहीं। रिटेन भी ज्यादा रहे, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहे, मैग्नेटाइज भी ज्यादा हो, और मैग्नेटाइज ज्यादा होने के बाद जो रिटेन है लंबे टाइम तक, वो रिटेंशन ज्यादा होना चाहिए उसके अंदर। फिर दूसरी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट हम जनरली जो यूज करते हैं वो ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह में, तो वहां तो लॉसेस कम होने हैं, लॉसेस कम होने हैं, तो इसका मतलब ये क्या होता है, लो रिटेंटिविटी और लो कोरेसिविटी, जल्दी तो मैग्नेटाइज हो जाए और जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाए। तो इसका मतलब इसका जो लूप एरिया होगा वो कम होगा। तो आप, अगर मैं आपको ये दो चीज बनाऊं, ये जैसे एनसीईआरटी में ये है, और ये है, तो ये हो गया तुम्हारा, ये एरिया देख रहे हो आप, ये एरिया कम है, तो एरिया हिस्टैरिसीस कर्व में एरिया किसको शो करता है, एरिया शो करता है एनर्जी लॉस को। मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होने में जो एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी लॉस पर साइकिल।
पर साइकिल। तो आप मुझे एक बात बताओ, एनर्जी लॉस किस में कम है? इसमें कम है। तो इसका मतलब ये हम कैसे यूज कर सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये कैसे यूज कर सकते हैं हम? परमानेंट मैग्नेट। जैसे इसके लिए सॉफ्ट आयरन एग्जांपल होता है, सॉफ्ट आयरन। और ये हमारा एग्जांपल किसका होता है? स्टील का। तो कई बार क्या, क्योंकि एनसीईआरटी में एग्जांपल गिवन है तो इससे रिलेटेड भी एनटीए सवाल पूछता रहता है। तो परमानेंट मैग्नेट अगर में बनाना है, हाई रिटेंटिविटी हाई कोरेसिविटी। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो दोनों लो ही रहना चाहिए। तो अगर आप ये सवाल पढ़ेंगे तो इसमें आपको क्या बनाना है? दीज मटेरियल आर यूज टू मेक मैग्नेट फॉर इलेक्ट्रिक जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अल्टीमेटली तीनों का सेम ही काम है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात कर रहा है। तो वो फिर हम सिर्फ बी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, ये देखो डी ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे, बाकी कोई ऑप्शन नहीं होगा। डी, बी, डी ऑप्शन जब आप पढ़ेंगे, बी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड ट्रांसफॉर्मर। क्यों? क्योंकि लो रिटेंटिविटी लो कोरेसिविटी, ए के कंपैरिजन में अगर आप कंपेयर करो, और लूप एरिया भी आपको कम दिख रहा है तो लॉसेस भी कम होंगे। यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये हिस्टैरिसीस लूप के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, पहले भी मैंने जिक्र किया था जब पांचवा सवाल आपको समझाया था, तो वहां भी आपको हल्का सा बता दिया था। अब अगर अपन बात करें बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9। अब ऐसे पेस पकड़ जाएगा, एक बार मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी, और जब आप लास्ट तक पहुंचेंगे ना, 2 घंटे या 2.25 घंटे, तो आप पूरा चैप्टर, आपका सवाल गलत नहीं होगा, ये गारंटी मैं दे रहा हूं आपको। और भी मैं बहुत सारी बातें, अभी तो मैं सवाल के थ्रू बता रहा हूँ, और भी बहुत सारी बातें मैं आपको, लगभग लगभग सारी बातें, बाहर की भी क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, वो सारी मैं कवर अप आपकी कर दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? द BH curve for a ferromagnetic is shown in figure। बहुत अच्छी बात है। द ferromagnetic is placed inside the long solenoid। अब ये वही B is equal to mu naught H वाली कहानी आ जाएगी। इन लॉन्ग सोलेनॉइड विद नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए आपको, 1000 टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो इसको कन्वर्ट कर लो -2 इतने पर मीटर, यानी कि आ गया 10⁵ इतने टर्न्स पर मीटर। डन है? कितना आया जी? अब आगे चलो, आगे कह रहा है द करंट दैट शुड बी पास्ड इन द सोलेनॉइड टू डीमैग्नेटाइज। अगेन सेम सवाल, डीमैग्नेटाइज यानी कि कोरेसिविटी, यानी कि कितना H, अगर आप यहां देखोगे तो 100 है, यानी कि H की वैल्यू कितनी है? 100। डीमैग्नेटाइज होने के लिए यानी कि बी को जीरो करना है ना, तो उसकी वैल्यू कितनी है? 100। अब H इज इक्वल टू क्या होता है? Ni, N/L इज इक्वल टू 100। क्या पूछ रहा है ये? द करंट शुड बी पास, तो आई देखो सेम सवाल रिपीट हो गया ना। L कितना है तुम्हारे पास? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये तो N ही गिवन है, तो 100/N, यानी कि 100/10⁵ ऊपर ले जाओ, 10⁻³ एम्पियर विल बी इक्वल टू 1 मिली एम्पियर। तो आपका आंसर कितना है बच्चे? बी ऑप्शन। तो ये सवाल अब आपके देखो कितने फास्ट बनने स्टार्ट हो गए। तो ऐसी बात नहीं है, एक बार आपको थियरी आती है, चीजें आती हैं, तो आप बहुत इजीली सवाल बना सकते हो। अगला 10 नंबर वाला सवाल देखो, ये 2019 में सवाल फिर से आया घूम के। अब 10 नंबर का सवाल इसी पे कर देते हैं। 10 नंबर का सवाल दिख तो रहा है ना? हाँ ठीक है, डन। 10 नंबर का सवाल जो है वो आप पढ़ो, स्क्रीन पे है आपकी। एक बार मैग्नेट है, इज डीमैग्नेटाइज्ड बाय इंसर्टिंग इट इन अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ इतना, टर्न्स इतना, यानी कि नंबर ऑफ लेंथ, यानी कि कितना हो गया? N/L। ये आपको N कितना है जी? N दे रखा है 100 डिवाइड बाई 0.2, इतने टर्न्स पर मीटर। चलो, कैरिंग ए करंट, करंट भी दे दिया, आई दे दिया जी, कितना? 5.2 एम्पियर। अब डीमैग्नेटाइज होने के लिए किसकी बात कर रहा है? कोरेसिविटी। कोरेसिविटी का मतलब क्या होता है भाई? मतलब तो H ही है ना। अब यही तो बात है ना, ये आपको थियरी कुछ नहीं है, अब आपको चीजें पता होनी चाहिए। ये देखो, ये मैग्नेटाइज, ये H ही तो था, अब आपने कितना वापस उल्टी डायरेक्शन में लगाया, इसको कोरेसिविटी बोला है, यानी कि अल्टीमेटली H ही तो है वो। सो H विल बी इक्वल टू, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं नाम में, H विल इक्वल टू Ni। N कितना हो गया तुम्हारा? 100 बाई बच्चे 0.2 इंटू 5.2, तो आप कहेंगे ये तो सर आसान है, यानी कि 26, यानी कि सर ये आ गया 2600 एम्पियर पर मीटर। तुरंत आप टिक करेंगे बी ऑप्शन और आगे निकल जाएंगे। आई होप कि आपके चीज भी समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखो, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, चलो, विद साइड इतना, हैज ए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इतना, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का मतलब है m दे दिया आपको, कितना? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट स्मॉल m से डिनोट कर लेते हैं, स्मॉल m, तो होगा तुम्हारा 20 इंटू 10⁻⁻6 जूल पर टेस्ला। चलो, क्यूब दे दिया, ठीक है। व्हेन ए मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बोले तो H, 60 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर मीटर,
इज अप्लाइड इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, काई इंटू एच। डन है, ये पूछा है। आई क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि काई इंटू एच। मैग्नेटिक मोमेंट कितना दे रखा है, 20 गुना 10⁻⁻6। वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि -6। भाई 1 सेंटीमीटर में 10⁻²⁻2 मीटर। क्यूब करोगे क्योंकि ये आएगा ना, तो ये काट दो। काई इज इक्वल टू 60 10⁻³ यानी कि काई कितना आ गया, 20/60 इंटू 10⁻³ काट दो, यानी कि कितना आ गया, 1/3 इंटू 10⁻+3 यानी कि 0.33 इंटू 10⁻³ यानी कि 3.4 इंटू 10⁻⁴। एक जीरो इधर दे दिया ना, 10 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3.3 हो गया ना। डन है, तो ऑप्शन कौन सा आ गया जी, सी ऑप्शन आ गया। अब देख रहे हो आप सवाल कितने फास्ट बनने लगे, आपको हर एक चीज पता है। आई इज इक्वल टू काई एच, फॉर्मूला आप तुरंत याद रखो, म्यू आर क्या होता है, 1 + काई। रिकॉल करते रहो, रिवाइज करते रहो, ये क्या क्या है। अब आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या करा, अगर आप पढ़ोगे तो, एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है जिसमें 10⁻28 इतने एटम पर मीटर क्यूब है। इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एट टेम्परेचर दिस, इतना दे रखा है। इट्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल में जो ससेप्टिबिलिटी है वो ऐसे डिपेंड करती है, यानी कि सिंपल रेशियो का सवाल है, कंफ्यूजन नहीं होना। इसने पहली लाइन तो बेवजह दे रखी है, यानी कि काई कितना है तुम्हारा, पहले 2.8 इंटू 10⁻⁻4 जो निकालना है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि इसका टेम्परेचर यहाँ लिख दो, तो ये कितना है 300, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसका टेम्परेचर यहाँ लिख दो 350। तो ये कितना हो गया, काई विल बी इक्वल्स टू 35/30 गुना 2.8 इंटू 10⁻⁻4। 5×7 = 35, 5×6 = 30, हाँ 28, 7×8 = 56, 6×5 7×2 = 14 और 1 14 और 5 सॉरी 19, 19.6/6 इंटू 10⁻⁻4, 36×18 यानी कि 3.36×18 6×2 = 12 6×6 यानी कि इसके आसपास, यानी कि आपको सीधा सीधा पता चल रहा है ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर अगर आप देखो 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको दो मैग्नेट दी हुई है। टू मैग्नेट डाइपोल एक्स और वाई आर प्लेस्ड इन द सेपरेशन ऑफ डी विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, द डाइपोल मोमेंट वाई, यानी कि डाइपोल मोमेंट वाई इज ट्वाइस द डाइपोल मोमेंट ऑफ एक्स। ये आपको गिवन है, तो इसमें हम कॉन्सेप्ट जो लगाएंगे वो ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे बेटा। कौन से वाला, ध्यान से पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। माइनस क्यू प्लस क्यू, एनालॉजी ये वाली एनालॉजी लगाएंगे। एक्सियल पॉइंट पे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है, जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वही यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है एक्सियल पे। और अगर मैं इक्विटोरियल पे बात करूँ तो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, अगर मैं इक्विटोरियल, और यहाँ होता है kp/r³ और यहाँ ट्वाइस होता है 2kp/r³। अगर मुझे ये मैग्नेट की टर्म में लिखना हो तो फिर मैं मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पे लिखूंगा 2 × k की जगह μ0/4π, p की जगह m/r³। और अगर मैं इक्विटोरियल की बात करूं तो क्या हो जाएगा, kp यानी कि μ0/4π इंटू m डाइपोल मोमेंट वही अपॉन r³। तो ये एनालॉजी से मैं ये लिख सकता हूँ, बाकी सब चीज़ें डायरेक्शन वायरेक्शन सब सेम रहेगी। अब ये लिखने के बाद थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ जो आपको दिख रहा है। तो डायग्राम आपने कुछ इस तरीके से बना रखा है, क्या जी, ये साउथ है ये नॉर्थ है बच्चे, फिर एक मैग्नेट यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, वो मैग्नेट का क्या चक्कर है, ये साउथ है बच्चे और ये नॉर्थ है। डन है, तो आपने इस पी पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी, साउथ से नॉर्थ होती है मैग्नेटिक, क्योंकि साउथ को एज ए नेगेटिव चार्ज माना जाता है, मतलब एनालॉजी सेट करने के लिए। तो इस डायरेक्शन में होगा फील्ड या नहीं होगा। अब देखो दोनों जगह डिस्टेंस तो आधे पर रखा हुआ है, तो आर आर तो सेम ही है, आर आर मान लेता हूँ एक बार के लिए, तो डिस्टेंस तो सेम है। यानी कि फिर फर्क कहाँ आएगा, एक बार आप ये देख लो, ये बी है, ये किसकी वजह से, इसकी वजह से है। ये बी, इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, तो ये B1 होगा और ये B2। अगर आप B1 देखें तो B1 कितना हो जाएगा, ये कहाँ पे है तुम्हारा, x कौन सा है, ये x है, और ये कौन सा है, y है।
और एम वाई इज इक्वल टू टू ट्वाइस ऑफ एम एक्स। तो एक बार लिख लो, आप बी वन लिखो। बी वन क्या लिखोगे जी? बी वन एक्सियल वाला है ना। सो टू इंटू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटू एम एक्स बाई आर क्यूब एक बार के लिए, क्योंकि एक्सियल पे है तो ट्वाइस होगा। बी टू कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटू एम वाई बाई आर क्यूब। अब एम वाई तो टू एम एक्स है, तो आपको नहीं लगता बी वन बी टू बराबर आ गई? अगर बी वन बी टू बराबर है तो नेट किधर आएगा? इधर 45 डिग्री। ये बी नेट होगा नहीं होगा? 45 डिग्री अलॉन्ग बाइसेक्टर। अगर दो वेक्टर इक्वल हों तो रिजल्टेंट अलॉन्ग बाइसेक्टर होता है। अब यहां से सवाल आपका देखो, सवाल कुछ है ही नहीं। अब आपने क्या किया, मिड पॉइंट से ए चार्ज, एक पार्टिकल ऑफ क्यू इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट पी एट एन एंगल थीटा 45। अब आपका मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, और बी पी पॉइंट से जो आपका चार्ज पार्टिकल है विद वेलोसिटी यू, वो भी ऐसे ही जा रहा है। तो इसका मतलब फोर्स कितना हो जाएगा? क्यू वी बी साइन कितना हो गया? वी और बी के बीच में एंगल जीरो, यानी कि फोर्स कितना होगा? जीरो, यानी कि इसका आंसर आएगा डी। तो ये जो सवाल था, ये जो इतना बड़ा जो सवाल था, वो असल में ये सवाल नहीं था। ये बस मैग्नेटिक फील्ड निकालते ही आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वी और बी में कितना एंगल बनना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या सोल्व करना है? क्यू वी बी साइन थीटा। ये सवाल ये है। खैर, अब क्वेश्चन नंबर अपन 14 पे आ जाते हैं बेटा। सॉरी, हाँ, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है आपको? एक फिगर है, एक्सपेरिमेंटली बीएच कर्व आपको बनाया गया, तो ये तो सीधा पढ़ना है आपको। तो आपको सेचुरेशन कितना दिख रहा है इसमें? 1.5 टेस्ला, ये सेचुरेशन दिख रहा है आपको। और कोरेसिविटी कितनी दिख रही है आपको? 50 दिख रही है। और क्या है, रिटेंशन कितना दिख रहा है आपको? रिटेंशन दिख रहा है आपको 1 का, 1 टेस्ला। ये रिटेंशन है, ये कोरेसिविटी है, ये सेचुरेशन है। तो पहले कौन सा है तुम्हारा? रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी 1, 150, 1.5, 150, 1.5। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, ये तो पढ़ना था ग्राफ, ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अगला पढ़ो। देखो अब सवाल, अब सारी चीजें आती हैं ना, सारा लगभग मैं बता चुका हूँ। मैग्नेटिक मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट एंड मैग्नेट इन ट्रांसफॉर्मर। मैग्नेट इन ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसके लिए लो रिटेंटिविटी और लो ही कोरेसिविटी। और अगर परमानेंट मैग्नेट की बात करी जाए तो हाई रिटेंटिविटी और हाई कोरेसिविटी। तो इसका मतलब ऑप्शन पढ़ो। टी क्या है तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर के लिए? लार्ज रिटेंटिविटी, स्मॉल नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ट्रांसफॉर्मर तो यहाँ है ना भैया, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेट ये है ना, हाँ। तो ट्रांसफॉर्मर तो यहाँ है ना, ट्रांसफॉर्मर में तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ये यूज होता है ना। ये तो परमानेंट, इसको लिख लेता हूँ वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। पहला तो हो नहीं सकता। बी, स्मॉल रिटेंटिविटी लार्ज, नहीं हो सकता जी। पी, यानी कि परमानेंट के लिए दोनों हाई रहना चाहिए, तो ये सिर्फ आपको डी ऑप्शन में जाके मिलेगा, लार्ज रिटेंटिविटी लार्ज कोरेसिविटी, पी यानी कि परमानेंट, यानी कि बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखो, मुझे अगर थ्योरी पता है तो मेरे को कितना आसान पड़ रहा है चीजें। अगले वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 16। ये बेहतरीन सवाल है सुपर कंडक्टर के ऊपर। अब आप देखो, ये एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ये कह रहा है ये, और ये आपने, ये अंदर इसके, ये क्या है तुम्हारा? डायमैग्नेटिक, परफेक्ट डायमैग्नेटिक। सवाल पढ़ो, ये परफेक्ट डायमैग्नेटिक स्फीयर हैज ए स्मॉल स्फेरिकल कैविटी, ये कैविटी, और यहाँ आपने क्या रख दिया? ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, ठीक है, विच इज फिल्ड विद पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, डन है। द होल सिस्टम इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन द फील्ड इनसाइड द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। भाई पैरामैग्नेट, ये तो शील्डिंग का काम करेगा ना, ये तो सब एक्सपेल कर देगा, तो अंदर पहुंचने ही नहीं देगा, अंदर पहुंचने ही नहीं देगा, अंदर कुछ भी नहीं पहुंचने देगा। समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब ये सारी की सारी फील्ड लाइन को क्या करेगा? ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे अगर आपने रख भी दिया तो एक्सपेल कर देगा। अगर ये एक्सपेल कर देगा तो अंदर तो कुछ फील्ड, यानी कि ये किसका काम करेगा? जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में काम पढ़ते थे ना, ये तो वैसा ही काम करेगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा आएगा? ए, जीरो। क्लियर है? अब आगे आ जाओ जी। अगले वाला सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। अगर आपको, अब मैंने क्योंकि आपको सारी बातें समझा दी हैं, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, और देखना कितना आसान सवाल है। और अगर आप इसको पहले पढ़ते तो ये सवाल ही समझ नहीं आता बच्चों के साथ। जनरली मैंने बच्चों के साथ यही देखा है। अब देखो, आप एक एक लाइन पढ़ो, आपको हर एक बात समझ में आई होगी अगर ये लेक्चर आप तमीज से सुन रहे हैं तो। ए पैरामैग्नेटिक सैंपल शोज ए नेट मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन किसकी बात कर रहा है? आई। आई इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? काई एच।
और एक आई क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, एक ये होता है। तो आपको ये दे रखा है, डन है। ये कितना दे रखा है आपको, 6 दे रखा है। व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, आपको क्या दे रखा है, B इज इक्वल टू 0.4 टेस्ला एट ए टेम्परेचर, ये टेम्परेचर इसका कितना है 4 केल्विन, ये आपको पहली कंडीशन दी। फिर कहता है कि जब सेम सैंपल, व्हेन द सैंपल, सेम सैंपल वही मटेरियल है पैरामैग्नेटिक, इज प्लेस्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि 20 बार कितना कर दिया सेकंड कंडीशन में उसने 0.3 टेस्ला, और टेम्परेचर कितना कर दिया उसने 24 केल्विन। तो वो आपसे पूछ रहा है मैग्नेटाइजेशन बताओ। सीधी सी बात है भाई, टेम्परेचर चेंज करोगे तो मैग्नेटाइजेशन तो चेंज होगा, और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में आपने देखा है बिहेवियर ये होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि काई चेंज हो जाएगा ना, जब काई चेंज हो जाएगा तो सीधी सी बात है आई इज इक्वल टू काई एच, वो चेंज हो जाएगा। अब मुझे एक बात पता है, ध्यान से देखना, आई इज इक्वल टू क्या होता है, काई इंटू एच, और बी क्या होता है, बी इन साइड मटीरियल म्यू इंटू एच पे डिपेंड करता है। यानी कि मैं एच को बी बाई म्यू लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? अब म्यू तो, क्योंकि आपने सैंपल तो सेम ही रखा है, म्यू थोड़ी ना आपने चेंज किया है, तो वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो आई विल बी इक्वल टू काई इंटू बी बाई म्यू, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? अब ये तो दोनों के लिए कांस्टेंट है भाई। भाई सैंपल तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल ही है ना, उसको पहले आपने उतने पर रखा, फिर अपने उतने पर रखा, यानी कि अल्टीमेटली काई आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, काई पे ससेप्टिबिलिटी और बी पे डिपेंड कर रहा है। अब मैं जानता हूं कि ससेप्टिबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो क्या मैं यहां से, अब मेरे पास एक चीज निकल के आई बच्चे, क्या भला, देखना मजेदार चीज, के आई विल बी प्रोपोर्शनल टू बी बाई टी। मानते हो आप, नहीं मानते हो? देखो b बाई टी, क्योंकि काई इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसके है तो आपने ऐसे रख लिया। अब मैं आई वन बाई आई टू विल बी इक्वल्स टू, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली लिख लो, और जो इनवर्सली है वो इनवर्स करके लिख दो। इनवर्स का मतलब क्या होता है, देखो आई टू है तो इनवर्स ऊपर, ये यहाँ पहुंचा दो, आई टू आई वन टेम्परेचर के इनवर्सली है, इसको यहाँ पहुंचा दो। सो आई वन बाई आई टू, आई वन कितना, ये तो बात की बात है, बी वन कितना है जी, पहले कितना था, अगर आप देखो तो बी वन 0.4, और ये तो 0.4 बाई 4, 0.4, बाद में मैग्नेटिक फील्ड 0.3 कर दिया, बाद में T2 कितना कर दिया आपने 24, स्टार्टिंग में कितना था 4, डन है। तो ये कट गया, 4 से ये गया, 3 अठे 24, यानी कि I2 कितना है आपका, I1/8, I1 है आपका 6/8, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 3 जा 6/4, यानी कि 0.75 एम्पियर पर मीटर। क्यों? क्योंकि I इज इक्वल टू क्या होता है, काई एच, यानी कि जो यूनिट मैग्नेटिक इंटेंसिटी की होती है वही किसकी होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इसका आंसर कितना आया, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। तो इस तरीके से अब आपको हर एक चीज, मेरे हिसाब से अब आपको हर एक चीज पता लगनी शुरू होगी कि अच्छा मैग्नेटिक इंटेंसिटी दे उसका क्या मतलब है, वो कह रहा है कि आपने उस सैंपल को उसमें रख दिया, वो मैग्नेटाइज हो गया, तो उसका मतलब क्या है भाई, बी इज इक्वल टू, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बी इज इक्वल टू म्यू एच। ये इनसाइड द जो सैंपल है ना मैग्नेटिक फील्ड, उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, ये एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, और एक सैंपल कैसा है, डायमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है। तो क्योंकि म्यू की वैल्यू तो मटेरियल के हिसाब से हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं बच्चे। आप क्वेश्चन नंबर 18 को देखो, आपकी स्क्रीन पे है। अब थियोरेटिकल है, सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक मटेरियल है, सॉफ्ट आयरन कह रहा हूँ सॉरी, सॉफ्ट फेरो मतलब आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही होता है, तो पर ए सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक डोमेन्स। अब यहाँ थोड़ा सा है ना, ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, ठीक है। अब जैसे कि पहले की आप बात करेंगे, जिससे आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पहले मैं बात करूं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में सबसे पहली बात तो ये क्या होते हैं, ऐसे डोमेन होते हैं, आप जानते ही हैं डोमेन होते हैं। मान लो इसमें जितने हैं उनका ओरिएंटेशन ऐसे है, उनका ओरिएंटेशन ऐसे है, किसी का ओरिएंटेशन ऐसे है, किसी का ओरिएंटेशन ऐसे है, ठीक है, किसी का ओरिएंटेशन ऐसे है, किसी का ओरिएंटेशन ऐसे है। इसमें जितने तुम्हारे ये जो इलेक्ट्रॉन है, जितने जितना भी इस सैंपल के अंदर इतने एटम है, सॉरी वो कह रहा हूँ मैं, जितने एटम है उनका डाइपोल मोमेंट इधर है,
कई का इधर है। तो जब आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, जब आप बी एक्सटर्नल लगाते हो, तो होता क्या है कि ये एक तरफ अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। तो डोमेन जैसे ये वाला, लेट्स सपोज ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये वाले डोमेन को इस डायरेक्शन में आ गए, तो इस डोमेन में जितने एटम है उन सबका मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में हो गया, यानी कि सपोर्ट कर रहा है, ये मतलब है। यानी कि डोमेन का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ए ऑप्शन पढ़ेंगे, इंक्रीज इन साइज बट नो चेंज इन ओरिएंटेशन। नहीं, ओरिएंटेशन चेंज तो होता है, एक्सटर्नल लगाओगे तो ओरिएंटेशन चेंज होगा भाई। अगला पढ़ो, मे इंक्रीज और डिक्रीज इन साइज एंड चेंज इन ओरिएंटेशन। अगला पढ़ो, क्योंकि बी ऑप्शन तो करेक्ट है, लेकिन अगला भी पढ़ लेते हैं एक बार। बी पढ़ा हमने। सी डिक्रीज इन साइज एंड चेंज ओरिएंटेशन। फिर डी पढ़ा, हैव नो रिलेशन विद एक्सटर्नल। ये तो गलत बात है, यानी कि डी तो हो ही नहीं सकता। तो अब मेरा बी और सी, डिक्रीज इन साइज एंड चेंज इन ओरिएंटेशन। इंक्रीज, देखो जब आप एक्सटर्नल यानी कि मैग्नेटाइज कर रहे हो, बात क्या है, जब आप मैग्नेटाइज कर रहे हो तो डोमेन का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि सपोर्ट बढ़ेगा। सपोर्ट बढ़ेगा तो इसका मतलब डोमेन साइज इंक्रीज होगा, और ओरिएंटेशन तो चेंज होना ही होना है। लेकिन अगर आप डीमैग्नेटाइज कर रहे हो तो डोमेन का साइज डिक्रीज होगा। तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है कि मे इंक्रीज और डिक्रीज, तो वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो आपको पता नहीं है ना कि वो मैग्नेटाइज कर रहा है, डीमैग्नेटाइज कर रहा है। ठीक है, तो चेंज इन, तो इसने पूरा मतलब प्रॉपर लैंग्वेज नहीं दी है, तो थोड़ा आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट खुद आपको थियोरेटिकल नॉलेज से वहां तक पहुंचना पड़ेगा। और ओरिएंटेशन तो चेंज होगा ही होगा, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा। डन है जी। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन देखें। 19 स्क्रीन पे है, पढ़ें आप। इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिलो द क्यूरी टेम्परेचर, बिलो द क्यूरी टेम्परेचर वो कैसे बिहेव करता है, एज ए पैरामैग्नेटिक। कैसे बिहेव करता है, एज ए पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पहला तो ये, लेकिन वो तो सवाल ही नहीं है। अब ऑप्शन पढ़ो, ए मैक्रोस्कोपिक रीजन विद जीरो मैग्नेट। अब ये इसने क्या है ना, थोड़ा क्लैरिटी से नहीं दे रखा कि अच्छा कह क्या रहा है। ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर के नीचे तो कह रहा है, लेकिन मतलब एक्सटर्नल में रखा है नहीं रखा है, चक्कर क्या है। तो इसलिए इसको आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट में ही चूज करना पड़ेगा। क्लियर है। ए मैक्रोस्कोपिक रीजन विद जीरो मैग्नेटाइजेशन, यानी कि आपने एक्सटर्नल फील्ड लगा रखा है, तो अगर आपने पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सॉरी मटेरियल रखा है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने लगा रखा है, तो होगा क्या। आपने अगर याद हो तो फेरो का ये कर्व होता है, आई और एच का जो कर्व होता है ऐसे वाला, ये एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सेचुरेशन लेवल अचीव कर जाएगा, उसके बाद आप कितना भी एच बढ़ा लें ये मैग्नेटाइज नहीं होगा। यानी कि इसीलिए इसको आप अगर डी ऑप्शन पढ़ेंगे तो वो ही खाली मोस्ट अप्रोप्रिएट और करेक्ट ऑप्शन होगा कि ए मैक्रोस्कोपिक रीजन, मैक्रोस्कोपिक मतलब एक बड़ा सा टुकड़ा आपने ले लिया किसका, फेरोमैग्नेटिक का, रीजन विद सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। मतलब क्या होगा कि जो डोमेन है वो सेचुरेशन लेवल अचीव कर जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आप एच कितना भी बढ़ा लो चेंज नहीं होगा। आई और एच का ये क्या होता है, कर्व होता है। डन है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब क्वेश्चन नंबर हम 20 की तरफ चलते हैं। 20 देखो जी आप अपनी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला पढ़ो, इलेक्ट्रिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट वेयर याज मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट। गलत बात है भाई, नॉर्थ साउथ एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, जबकि प्लस क्यू एग्जिस्ट करता है सिंगली, माइनस क्यू। तो इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। बी पढ़ो आप, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सोलेनोइड एट, प्रॉपर एनसीईआरटी की लाइन उठा के डाल रखी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सोलेनोइड एट इट्स एंड्स एंड आउटसाइड कैन नॉट बी कंप्लीटली स्ट्रेट एंड कन्फाइंड। देखो ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों है, क्योंकि एंड पे और आउटसाइड कैन नॉट बी कंप्लीटली स्ट्रेट। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो सोलेनोइड की अगर बात करी जाए, तो सोलेनोइड ये जो है, ये जो एंड है, एंड पे कंप्लीटली स्ट्रेट नहीं होती, ये कैसे होती है, ऐसी होती है। ठीक है, और कन्फाइंड होती है। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनोइड एट इट्स एंड आउटसाइड कैन नॉट बी कंप्लीटली स्ट्रेट एंड कन्फाइंड। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो स्टेटमेंट आपका क्या हुआ, ये गलत स्टेटमेंट हुआ। आगे पढ़ो जी। हाँ जी, तो आगे पढ़ो। आगे क्या है तुम्हारा, सी ऑप्शन, सी की बात करते हैं। सी ऑप्शन क्या है तुम्हारा, सी ऑप्शन कह रहा है तुम्हें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंप्लीटली कन्फाइंड विद इन द टोरॉइड। बिल्कुल सही बात है। जो आपका टोरॉइड होता है वो कैसे होता है, अगर आप देखो तो ये होता है ना टोरॉइड, ये होता है जी आपका टोरॉइड।
तो टोरॉइड पे ऐसे, ये कुछ ऐसा ऐसा बना होता है ना टोरॉइड, डन है। तो टोरॉइड जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इनसाइड ही होता है, आउटसाइड तो जीरो होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कन्फाइंड होता है, मतलब सर्कुलर लूप बनाता है, इसलिए इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या होता है, जीरो। यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या होता है टोरॉइड का, जीरो। कन्फाइंड होता है, अंदर ही होता है, तो इसका मतलब सी तुम्हारा क्या हो गया जी, करेक्ट आ गया। अगला पढ़ो। चाई, सॉरी, चाई बोलता रहता हूँ मैं इसको, काई इज इक्वस टू -1। काई क्या है तुम्हारा, -1, ससेप्टिबिलिटी यानी कि। तो काई इज इक्वल्स टू -1, ये ससेप्टिबिलिटी है, किसके लिए दे रखा है, कंडीशन फॉर परफेक्ट, बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट डायमैग्नेटिक, यानी कि ई विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो यानी कि आपका ये ऑप्शन जो इसमें करेक्ट आएगा, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, सी और ई। क्या होगा आपका, सी और बच्चे ई। और दूसरा देखो, आप अगर आपको कुछ भी समझना है ना, तो इसने ऑप्शन इतने अच्छे सेट कर रखे हैं, ई तो करेक्ट होना ही होना, ये मुझे पता है, और ई किस में है खाली, अगर आप ध्यान से देखोगे तो खाली ए वाले ऑप्शन में ही है। तो आपको अगर ऊपर वाले कोई अगर गड़बड़ भी लगे ना, कई बार ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर लिया करो। तो ये चीजें भी थोड़ी आपको सीखनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ई वाली तो कंडीशन सीधी स्ट्रेट है, वो तो जनरली बच्चों को पता होती है। क्वेश्चन नंबर 21, इधर आ जाओ। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी यानी कि काई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 499। ठीक है जी। परमिएबिलिटी, इस ससेप्टिबिलिटी की भी एक तगड़ी कहानी है, इसे चाई बोलते रहते हैं, मतलब हमारे एक सर थे वो चाई बोलते थे इसको। तो खैर, प्रोनाउंसिएशन है, मतलब वैसे काई होता है। तो ऐसी चीजें होती रहती हैं। तो परमिएबिलिटी इन वैक्यूम, परमिएबिलिटी इन वैक्यूम कितना दे रखा है, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी इन वैक्यूम 4 पाई इंटू 10⁻⁷। चलो जी। एब्सोल्यूट पूछी है, यानी कि म्यू की वैल्यू पूछी है। ये जो है यहाँ से मैं रिलेटिव निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ, 1 + काई। तो ये कितना हो गया जी, 500। यानी कि म्यू विल बी इक्वल्स टू, म्यू आर विल बी इक्वल्स टू म्यू इंटू म्यू नॉट, सॉरी, म्यू इज इक्वल्स टू म्यू आर म्यू नॉट। सो म्यू आर कितना हो गया जी, 500 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। कितना होगा जी, 5 चौक 20, और 20 यानी कि एक जीरो और है, तो 2 × 10⁻³ गुना पाई 10⁻⁻⁷, यानी कि आंसर आया 2 पाई इंटू 10⁻⁻⁴। ये किसकी वैल्यू है, म्यू की वैल्यू, यानी कि डी विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर होगा जी, डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है जी। अगले पे चल देते हैं, नहीं साइड में ही कर देते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22। तो अब आपको लगभग लगभग सारी चीजें पता चल चुकी हैं, आप अब हर चीज बनाने के लिए सक्षम हैं। द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये काई का और टेम्परेचर का ग्राफ है। कैसे, इसके बाद ये पैरामैग्नेटिक बिहेव करता है, ये सारी बातें हम जानते हैं। एट हाई टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक बिकम्स पैरामैग्नेटिक। तो ये तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, हाई टेम्परेचर यानी कि आफ्टर क्यूरी टेम्परेचर, उसकी बात कर रहा है। एट हाई टेम्परेचर द डोमेन वॉल एरिया ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इंक्रीज, नहीं, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, अगर आपने हाई टेम्परेचर कर दिया तो होगा क्या, रेंडमनेस बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, रेंडमनेस। रेंडमनेस बढ़ेगी तो फिर तुम्हारा डोमेन एरिया इंक्रीज कैसे करेगा। रेंडमनेस बढ़ने का क्या मतलब है, वो तो और अनस्टेबिलिटी बढ़ाएगा ना। तो इसका मतलब तुम्हारा जो डोमेन एरिया है वो इंक्रीज की बजाय डिक्रीज होगा। डन है, यानी कि तुम्हारे डोमेन टूटने लग जाएंगे फिर। तो जो कुल मिला के, जैसे ऐसा है कि भैया ये जैसे डोमेन था, ऐसे इन सब का इधर था, अगर रेंडमनेस बढ़ेगी तो ये भी, भाई ये रेंडमनेस बढ़ेगी तो ये टूटने लग जाएंगे। क्या पता, ये जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये 20 थे, 20 का मैग्नेटिक मोमेंट इस था, इस तरफ था, अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, क्या पता आप 15 का ही इधर हो, 5 का इधर हो जाए, चेंज हो जाए, तो इसका मतलब डोमेन का एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो उस तरीके से हम सोच सकते हैं, इस बात को सोचते ही हैं मतलब। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। डन है जी। अगले सवाल पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब की बार हम बात करेंगे, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 26 आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं अपनी। ए लॉन्ग सोलेनॉइड विद टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी देर दी आपको, 1000 नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, ठीक है। हैज अ कोर ऑफ मटेरियल, इतना सोलेनॉइड है।
अब इस सोलेनोइड में क्या है कि आपने कोर में जो मटेरियल यूज कर रखा है, पहली कंडीशन, उसकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो कितनी है, 500 है, और उसका वॉल्यूम आपको दे दिया जो भी है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। फिर क्या दिया, द कोर ऑफ मटेरियल इज रिप्लेस, दूसरी कंडीशन क्या है, आपने उसको रिप्लेस कर दिया अनदर जिसकी कितनी है म्यू आर 750। चलो, फिर क्या कह रहा है वो आपसे, रिलेटिव परमिटिविटी इतना, वॉल्यूम दे दिया आपको, अच्छा सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है, मेंटेन किया है, और करंट आपने मेंटेन किया है इसमें दोनों सिचुएशन के अंदर 0.75 एम्पियर, यानी कि कुल मिला के 3/4। आपने फ्रैक्शनल चेंज इन मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है। देखो, आई किसके बराबर होता है, काई एच, और एच क्योंकि सोलेनोइड है तो एच यहाँ क्या होगा, एन आई, क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। चलो जी, अब आप मुझे एक बात बताओ, ये क्या होता है, आई क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, काई एच इंटू वी। ठीक है, अब एच क्या है, एन आई, अब आई तो दोनों सिचुएशन में आप 0.75 वो भी सेम है, डन है, वॉल्यूम मटेरियल का वो भी सेम है, यानी कि m किसके प्रोपोर्शनल आ गया, प्रोपोर्शनल को आ गया काई के, यानी कि आपका काई चेंज हो रहा है, यानी कि फ्रैक्शनल चेंज डेल्टा m बाई एम विल बी इक्वल्स टू m फाइनल माइनस m इनिशियल, बाकी सब तो कट ही जाएगा, डिवाइड बाई m इनिशियल, यानी कि काई फाइनल कितना है 750, मतलब यहाँ से काई निकाल लूंगा मैं, काई क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा म्यू आर -1, सो दिस इज 749, और ये कितना हो जाएगा यहाँ काई वन, इनिशियल कितना था जी 499, पुट कर दो, तो ये हो गया काई फाइनल माइनस काई इनिशियल बाई काई इनिशियल विल बी इक्वल्स टू, या बच्चे तुम्हारा इसका आंसर आया 749 माइनस 499 डिवाइड बाई 499 विल बी इक्वल्स टू 250 बाई 499, यानी कि आंसर कितना आया 250। यानी कि जो इतना बड़ा सा भारी भरकम सा दिखने वाला सवाल था वो आपने सीधा रेशियो पे कन्वर्ट करके अपना सवाल कर लिया। अब अगला अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, देखो अब आई एम, जो ये एम से डिनोट कर रहा है मैग्नेटाइजेशन, जो हम आई से डिनोट करते हैं, अगर मैं इसके कर्व की बात करूं आई और एच, तो डायमैग्नेटिक के लिए ये है, डिपेंड ही नहीं करता। अगर आपके ग्राफ याद हो, देखो ये ग्राफ, ये सब चीज़ें जो है ना, ये तो आपको थोड़ी बहुत तो याद करनी ही पड़ेगी, सॉरी, ये थोड़ी बहुत तो आपको याद क्या करनी ही पड़ेगी। ये टेम्परेचर वाला बना दिया मैंने, ये फिर से बना लेते हैं, ये ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर का बना दिया था, तो आपका ग्राफ कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है जी, फिर आपका ये डायमैग्नेटिक का हो गया। अब किसका बना लेते हैं अपन, पैरामैग्नेटिक का, ये होता है, ये पैरा का हो गया, ये डाई का हो गया, और आई और एच फेरो का कौन सा हो गया, वो तो मैंने पहले भी बनाया था कुछ इस तरीके से, सैचुरेशन अचीव कर जाएगा। तो अब ये ग्राफ आप देख लो, एक्स और टी किसके लिए है ये ग्राफ, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डायमैग्नेटिक, तो डायमैग्नेटिक के लिए काई और टी जो ग्राफ मैंने बनाया था वो, ये तो आप जानते ही हो डायमैग्नेटिक, यानी कि ऑप्शन सी है, क्योंकि डी वाला किसके लिए है, पैरा के लिए, और ए वाला किसके लिए है तुम्हारा, ये तुम्हारा ए वाला जो ग्राफ है वो होगा तुम्हारा किसके लिए, क्योंकि काई क्या आना चाहिए तुम्हारा, नेगेटिव आना चाहिए ना, काई क्या आना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि आई इज इक्वल टू काई एच, और डायमैग्नेटिक के लिए क्या होती है, नेगेटिव, यानी कि स्लोप कैसा रहेगा आपका, नेगेटिव, इसलिए बी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बी में स्लोप क्या है, पॉजिटिव। समझ रहे हैं आप, तो हर एक बात देख रहे हैं ना आप, डिटेलिंग देख रहे हैं कैसे फंसा रखा है। अब बच्चा क्या सोचेगा, अरे यार ये लगाऊं वो लगाऊं, अरे काई की वैल्यू नेगेटिव होती है ना भाई, समझ रहे हैं क्या होती है, नेगेटिव, तो इसलिए वो ये वाला ग्राफ नहीं है। बी वाला किसके लिए, पैरामैग्नेटिक, यानी कि बी और डी किसके लिए बनाए हुए हैं, पैरामैग्नेटिक के लिए। आपको हर एक बात की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक है जी, अगले सवाल पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बच्चे 28 के बारे में बात करते हैं। अगर आप देखें अपनी स्क्रीन पे आप, तो ये कह रहा है आपसे, एक सॉफ्ट आयरन है इज सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में जो म्यू होता है वो क्या होता है, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। ठीक है,
यानी कि कुछ मटेरियल के लिए तो 1000 से ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी कि उसकी वैल्यू मतलब बहुत ज़्यादा होती है। तो हाई परमिएबिलिटी होगी, हाई परमिएबिलिटी, मानते हैं आप, क्या होगी, हाई परमिएबिलिटी। और दूसरी बात, जब आप सॉफ्ट आयरन को यानी कि फेरोमैग्नेटिक यानी कि सॉफ्ट आयरन को, क्योंकि किसके बारे में बताना है, सॉफ्ट आयरन, तो पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, वहां से तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन पता चल गई। दूसरा, इसका जो स्टेरिसिस कर्व होता है अगर उसकी बात करें तो वो कैसा होता है तुम्हारा, लो रिटेंटिविटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए यूज किया जाता है, लो रिटेंटिविटी और लो कोरेसिविटी। तो अब आप ऑप्शन देख लो, लो कोरेसिविटी और हाई रिटेंट, तो ये तो हो नहीं सकता, लो कोरेसिविटी, लो परमिएबिलिटी, लो कोरेसिविटी एंड लो परमिएबिलिटी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हाई होनी चाहिए, हाई परमिएबिलिटी, लो रिटेंटिविटी, सी ऑप्शन होगा। बिना देखे टिक करेंगे और आगे निकल जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं अपन, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। गिवन बिलो देर आर टू स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। पहला है ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो आपको एक ग्राफ तो याद ही है, काई का और टी का, ये ससेप्टिबिलिटी, जैसे जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो ससेप्टिबिलिटी क्या हो रही है, देखो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और ये सेम दोनों में होता है। आप इस बात को अगर मैं थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी बात करूं, जैसे मान लो ये मटेरियल है, इसमें ये तुम्हारे डाइपोल मोमेंट है, अगर मैं फेरोमैग्नेटिक की बात कर लूँ, चलो ये ऐसे है, डोमेन्स बने हुए हैं, तो ये डाइपोल है, कुछ इधर अलाइन है, कुछ इधर। आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, मान लो आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो इनकी थर्मल एनर्जी, एटम क्या करेगा, थर्मल एनर्जी गेन करेगा, थर्मल एनर्जी गेन करेगा तो रेंडमनेस बढ़ेगी, रेंडमनेस बढ़ेगी तो डोमेन डिक्रीज होंगे। भाई ओरिएंटेशन चेंज होगा ना, क्या पता अभी ये जैसे चार थे, अब क्या पता दो ही इधर हो, दो का डाइपोल, दो का तुम्हारा ओरिएंटेशन ऐसा चेंज हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यानी कि जो डाइपोल है वो डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइन होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि डोमेन डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब जब डोमेन डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे तो आप यहां से क्या कंक्लूजन, एक तो कंक्लूजन ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डोमेन तुम्हारे क्या होंगे, डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन दूसरा आप यहां से एक कंक्लूजन ये भी तो ड्रॉ कर सकते हैं कि अब तुम्हारा अलाइनमेंट डिक्रीज हो गया, यानी कि वो अब लेस मैग्नेटाइज होगा, यानी कि आई इज इक्वल टू काई इंटू एच। अगर इसका ओरिएंटेशन रेंडम हो गया है तो अलाइनमेंट अगर मैं बी एक्सटर्नल लगाऊं, बी एक्सटर्नल, तो अब उतने अच्छे तरीके से अलाइन नहीं होंगे, क्योंकि इनके पास अपनी भी एनर्जी है तो ये क्या है, रेंडमली क्या है, रेंडमनेस ज़्यादा बढ़ रखी है, मतलब वाइब्रेट कर रहा है। एटम भी, भाई एटम के अंदर एनर्जी है, तो एटम अगर एनर्जी कम होगी तभी तो उसे अलाइन करना ज़्यादा आसान रहेगा, उसके डाइपोल मूवमेंट को, तो वो अच्छे से अलाइन भी नहीं होगा। अलाइन नहीं होगा तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि काई क्या हो गया तुम्हारा, डिक्रीज हो गया। तो अल्टीमेटली ये माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात हम हमें बतानी है तो हम एक एक एटम को तो पकड़ेंगे नहीं, तो हम मोटा मोटा क्या बोल देते हैं कि काई तुम्हारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, टेम्परेचर बढ़ा, काई तुम्हारा डिक्रीज हो गया। तो बिल्कुल स्टेटमेंट वन तुम्हारा क्या है, करेक्ट है। तो ये सोचने का मैंने एक आपको तरीका बताया है। और ये कौन सा है, ये तुम्हारा पैरामैग्नेटिक के लिए है। और ये याद रखना, आफ्टर क्यूरी टेम्परेचर फेरो कैसे बिहेव करता है एज ए पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और ये काई इज इक्वल टू जो सी बाई टी है, ये क्यूरी टेम्परेचर के बाद ये पैरामैग्नेटिक इसको फॉलो नहीं करता। तो छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। खैर, अब आ जाते हैं हम स्टेटमेंट सेकंड पे। स्टेटमेंट सेकंड पे, सेकंड स्टेटमेंट को बताने से पहले मैं अब हम थोड़ा सा टॉपिक पढ़ेंगे। कौन से वाला, मैग्नेटिज्म, मतलब डायमैग्नेटिज्म बिहेवियर और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है, यानी कि डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक मटेरियल और डायमैग्नेटिक मटेरियल वो अलग चीज है। अब कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमने डायमैग्नेटिक जो मटेरियल हैं उसमें क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के अंदर, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल है, इसमें जो होते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले एटम होते हैं। कौन से वाले, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब होता क्या है, जैसे कि मैं आपको सिंपल एक एटम के बारे में बात करता हूँ, जैसे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस हल्का हल्का समझाऊंगा। अगर मैं, ये एटम है और एटम में ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बच्चे, रिवॉल्व कर रहा है, और इसको मैं क्या मान लेता हूँ, क्लासिकल पिक्चर है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं बी इंटरनल
ये सॉरी बी एक्सटर्नल, इंटरनल कह रहा हूँ, बी एक्सटर्नल ये लगा देता हूँ। जैसे ही मैंने, ये आर रेडियस है, ठीक है, क्लॉकवाइज का मतलब जैसे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये एंटी क्लॉकवाइज और एक क्या घूमेगा क्लॉकवाइज, वो क्लासिकल पिक्चर है, ठीक है। तो मैं क्लासिकल पिक्चर ही हम देख सकते हैं, क्योंकि फिर तो इसमें क्या क्वांटम मैकेनिक्स लगती है, वो बियॉन्ड द बुक है, तो उसमें आप ज़्यादा समझ नहीं सकते। तो ये बी एक्सटर्नल लगा दिया आपने। अब जैसे ही आपने बी एक्सटर्नल लगाया यहाँ पे, तो वो तो रिवॉल्व कर ही रहा है, यानी कि वी वेलोसिटी ऐसे। जैसे ही आपने इसको बी एक्सटर्नल लगाया तो एकदम से तो बी एक्सटर्नल हुआ नहीं होगा, यानी कि कुछ टाइम लगा होगा इसको जीरो टू बी एक्सटर्नल, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड जीरो से कहाँ लग कितना इंक्रीज हुआ है, बी एक्सटर्नल। मान लिया इसको डेल्टा टी टाइम लगा। तो जब तक ये जीरो से बी एक्सटर्नल सेटअप हुआ डेल्टा टी टाइम के अंदर, कुछ टाइम के अंदर, कुछ टाइम, माइक्रो सेकेंड ही मान लो, लेकिन कुछ टाइम में तो सेट हुआ होगा ना। अब जैसे ही ये सेट हुआ तो इसका मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो किस डायरेक्शन में होता है, जैसे अगर ये अंदर की तरफ है बी, ठीक है, अंदर की तरफ है, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन कुछ इस तरीके से सेटअप करेगा ताकि वो अपोज कर रहा हो, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जीरो से बी इंक्रीज हो रहा है ना, तो आप अपोज कर रहा होगा। अपोज का मतलब क्या, ये इंक्रीज हो रहा है तो मुझे इसका अपोज करना है, तो इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में सेटअप होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। उसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, आउटवर्ड, तभी तो वो बी को डिक्रीज करेगा, यानी कि ई कुछ तुम्हारा इस डायरेक्शन में सेटअप होगा ऐसे, यानी कि वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो मुझे ये पता चल गया कि जैसे ही मैंने जीरो से ये बी एक्सटर्नल लगाया, यहाँ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ तो वो तो सर्कुलर लूप में ही होगा। तो यानी कि अगर मुझे इस पॉइंट पे देखना है तो बी की, ई की डायरेक्शन क्या होगी तुम्हारी, ये कुछ इस तरीके से सेटअप हुआ। भाई यहाँ ये तो ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनेंगे ना ये सर्कुलर उसकी, पर मुझे तो इस लूप के ऊपर बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे सेटअप होगा पूरा कॉन्सेंट्रिक लूप्स में ऐसे, ठीक है। लेकिन मुझे तो इससे मतलब है, तो ये अब मैंने समझा दिया वो, अब मैं अपनी मेन मुद्दे वाली बात पे आता हूँ। इस ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगा, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर इस पे फोर्स लगेगा तो इसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, कम करेगा। होता क्या है एक्चुअल में, क्या होगा, अगर ये वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो ये नए सर्कल में सेट हो जाएगा, क्योंकि आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अब चेंज हो गया, फोर्स चेंज हो गया, इसकी वेलोसिटी रिड्यूस होगी। तो वो सब चीज़ें, पर अभी के लिए मैं उसको छोड़ देता हूँ, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा, मैं बस इतना जा रहा हूँ कि ये वेलोसिटी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, एक बार समझने के लिए। तो इसकी ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसकी वेलोसिटी को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। आप समझते रहो, मेन मुद्दे की बात समझते रहो, एनसीईआरटी में भी सेम ही लिखा हुआ है। तो ये इसको रिड्यूस करेगा। अब इसकी मूवमेंट क्या होती है, अगर मैं डाइपोल मूवमेंट की बात करूं, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ई वी आर बाई टू, होता है नहीं होता है। तो अगर वेलोसिटी तुम्हारी डिक्रीज हो रही है तो म्यू भी क्या होगा, डिक्रीज। यानी कि कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसको ऐसे भी ना समझ के ऐसे समझूं, जो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा था, कैसे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो इफेक्टिव करंट उल्टी डायरेक्शन में होगा, आई। अब इस इफेक्टिव करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, अंदर की तरफ, और उसकी उसको मान लिया मैंने बी वन। तो अगर मैं थियोरेटिकली पहले बात करूं कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो थियोरेटिकली क्या है, बी एक्सटर्नल अंदर की तरफ है, और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से भी कहाँ है, अंदर की तरफ, तो प्लस बी वन, डन है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व हो रहा है आपको, बी एक्सटर्नल तो उतना का उतना ही है, लेकिन ये बी वन क्या हो गया है, जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन किया तो ड्यू टू इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिक्रीज हो गया। तो यानी कि अब ये बी वन डैश है। कहने का मतलब है, अगर ये 10 टेस्ला था और ये तुम्हारा 1 टेस्ला था, थियोरेटिकली कि इसकी वैल्यू इतनी आनी चाहिए थी, लेकिन इतनी नहीं आई, इसकी कितनी आई, 0.5 टेस्ला। समझ रहे हैं आप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो थियोरेटिकल वैल्यू है इज ग्रेटर देन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। क्या आप कह सकते हैं, यहाँ से नहीं कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड पता चला आपको, प्रूव हो गया ना बाकायदा। तो यानी कि आपने जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन किया, यानी कि ये अल्लाह मटेरियल, आपने जो भी एटम मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मटेरियल के अंदर एटम होगा, तो जैसे ही आपने इसको रखा तो इलेक्ट्रॉन है उसमें, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तुम्हारा बी को डिक्रीज करेगा, ठीक है, एक्सटर्नल को डिक्रीज करेगा। चलो, अगर अब दूसरी चीज, अगर 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 ये इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे ही सेटअप हुआ है, वो सेम सेटअप है बी एक्सटर्नल। अब की बार वी क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो फोर्स तो ऐसे ही लगेगा। अब की बार वेलोसिटी को क्या करेगा बच्चे, इंक्रीज करेगा। अगर वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब आई तुम्हारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा, इंक्रीज। अब फिर से देखो, बी थियोरेटिकली क्या आना चाहिए था, अब आप ध्यान से देखो, बी वन क्या होगा, इंक्रीज।
अब इफेक्टिव करंट इस डायरेक्शन में, यानी कि अब की बार इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो कहाँ होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। इस इलेक्ट्रॉन की वजह की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप फिंगर को कर्ल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी कि बी थियोरेटिकल कितना है, बी एक्सटर्नल माइनस बी वन। चलो जी, ये अगेन 10 टेस्ला और ये 1 टेस्ला, सेम डेटा ले लेते हैं। बी एक्सपेरिमेंटली लेकिन क्या हो रहा है, बी एक्सटर्नल तो 10 टेस्ला है, लेकिन ये अब 0.5 बढ़ा लो क्योंकि ये इंक्रीज हो गया ना, तो ये बी वन जो हो गया ये 1.5 टेस्ला हो गया। तो ये अगेन, ये कितना था, 9 टेस्ला, अब की बार कितना हुआ, 8.5 टेस्ला। तो अब की बार भी क्या हो रहा है तुम्हारा, डिक्रीज। थियोरेटिकल वैल्यू क्या है तुम्हारी, 9 टेस्ला, एक्सपेरिमेंटल क्या आ रही है, 8.5 टेस्ला। पहले क्या था ये तुम्हारा, 11 टेस्ला। मैं मतलब ये नंबर, ये डेटा तो इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपके समझ आए। अब कितना हो गया, 10.5 टेस्ला। तो अगेन यहाँ भी डिक्रीज हुआ, देखो यहाँ 8 पॉइंट, यहाँ भी डिक्रीज हुआ। तो अब मैंने इस बात से क्या समझा, इस बात से मैंने ये समझा कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया मैग्नेटिक फील्ड, तो जो हर इलेक्ट्रॉन है इस एटम के अंदर, वो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट या तो घटेगा या बढ़ेगा, सीधी सी बात है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये जो सब्सटेंस है, ये जो सब्सटेंस है, ये जो सब्सटेंस है, इसने एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप कर लिया, नेट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप कर लिया है खुद का, इन द ऑपोजिट। भाई जब ये घटा रहा है तो मैं अब हर एक एटम का तो देखूंगा नहीं, तो मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे देता हूं कि इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल या फिर अप्लाइड फील्ड, एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड। समझ रहे हैं? तो यानी कि इस, ये जो बिहेवियर है, अब मुद्दे की बात पे आते हैं। ये जो बिहेवियर है, ये जो इलेक्ट्रॉन यानी कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो आया, यानी कि इस ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो आया, ये कौन सा बिहेवियर है, जो ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन की वजह से आया, ऑर्बिटल मोशन इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है ना, उस वजह से आया। तो इसी को बोलते हैं हम डाया मैग्नेटिक बिहेवियर। ये किसकी वजह से आया, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। असल में इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो ऑर्बिटल मोशन है वो चेंज हुई। चेंज हुई तो सीधी सी बात है, एक बिहेवियर का जन्म लिया गया, जिसको बोला गया, यानी कि एक अलग तरीके से ये एक प्रॉपर्टी शो कर रहा है जिसको बोला हमने डायमैग्नेटिक बिहेवियर। तो डायमैग्नेटिक बिहेवियर, अब आप ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमे घूमे या क्लॉकवाइज घूमे, दोनों इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं। तो इस दुनिया का, इसीलिए कहता है कि कोई भी मटेरियल हो, इस दुनिया का कोई भी मटेरियल, उसमें एटम होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पेयर्ड हो अनपेयर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायमैग्नेटिक बिहेवियर जरूर शो करेगा। हाँ, हालांकि एक बात, अच्छी बात है कि डायमैग्नेटिक जो बिहेवियर होगा वो बहुत कम है। देखो जैसे 10 टेस्ला है, मतलब ये 100 टेस्ला है, ये 1 टेस्ला, यानी कि बहुत कम होगा। समझ रहे हैं आप? यानी कि जो अपोज मैग्नेटिक मोमेंट जो सेट सेट करेगा ना अपने अंदर, जो उसका अपोज करेगी, वो बहुत कम होगा। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, उसकी वैल्यू बहुत कम होगी। लेकिन इस बिहेवियर, ये बिहेवियर हर जगह पाया जाएगा, क्योंकि ये दोनों, जो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं वो भी शो कर रहे हैं, जो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं वो भी शो कर रहे हैं, ये मैंने शो कर दिया। अब आ जाते हैं हम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर पे बच्चे। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में आपको मजा आएगा। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में, पैरामैग्नेटिक, ये जो लूप आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे एटम के अंदर, ये मतलब एटम होंगे किसके, मटेरियल के अंदर बहुत सारे लाखों करोड़ों हैं। तो अब जैसे ही आप बी एक्सटर्नल लगाओगे तो ये लूप को ओरिएंट करेंगे, क्योंकि लूप स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, यहाँ टॉर्क लगेगा इस पे। तो स्टेबल होने के लिए लूप किधर चला जाएगा, इधर। और ये किसका, बी एक्सटर्नल, इसी डायरेक्शन में चला जाएगा स्टेबल होने के लिए, और ये क्या करेगा, इसका सपोर्ट करेगा। ठीक है, और ये कौन सा, ये तुम्हारा इसके पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ये मैं ज्यादा नहीं घुस रहा हूं इसके अंदर, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, प्लस यहां एक और होती है, एटम के पास दो मैग्नेटिक मोमेंट होती है, एक तो ऑर्बिटल, इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसके घूमने की वजह से, प्लस एक होती है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट।
मैग्नेटिक मोमेंट जो दिखती नहीं है, आप उसको बता नहीं सकते, आप इसको बस ऐसे मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन खुद भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ये क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये नहीं है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, नहीं नहीं, ये बस नाम है। इंट्रिंसिक का मतलब है कि उसके अंदर है, यानी कि आपको इसको एक टाइनी बार मैग्नेट की तरह मानना पड़ेगा, टाइनी बार मैग्नेट। तो असल में जब बी एक्सटर्नल लगाते हो तो दोनों सपोर्ट करते हैं, लेकिन सपोर्ट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का ज्यादा होता है। ठीक है, तो असल में अगर आप देखा जाए, अगर मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट कभी लगाना आए और वो उसने कह दिया कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो है, जो वो अलाइन हो जाते हैं, ठीक है, मतलब जो ऑर्बिटल है वो अलाइन हो जाता है बी एक्सटर्नल की तरफ, तो भी सही है। अगर वो आपको कहे कि भैया स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है, तो भी सही है, क्योंकि एनसीईआरटी ने तो इसको सिंपल ऐसा लिखा कि डाइपोल मोमेंट अलाइन हो जाता है टुवर्ड्स बी एक्सटर्नल। लेकिन इन डिटेल ये मुद्दे वाली बात है, इन डिटेल मुद्दे वाली बात है। हम एनटीए जो सवाल पूछता है हम उसका भी जवाब देंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि पैरामैग्नेट क्या, अब जो सवाल आता है, क्या पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दो ही बिहेवियर होते हैं बस, क्या ये वाला बिहेवियर डायमैग्नेटिक भी शो करेगा? हाँ कर रहा होगा, क्योंकि डायमैग्नेटिक तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो वो तो ऑर्बिटल मोशन की वजह से है। ठीक है, तो वो तो शो करेगा ही करेगा, कोई भी मटेरियल हो। तो फिर बात क्या है? बात ये है कि यहाँ जो इस बिहेवियर को ड्यू टू जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑर्बिटल और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि डाइपोल मोमेंट के अलाइन होने की वजह से जो बिहेवियर आया है, तो ये सपोर्ट भी ज्यादा करेगा। समझ रहे हैं आप? ये क्या करेगा? सपोर्ट भी ज्यादा करेगा। जैसे पैरामैग्नेटिक है, अब डायमैग्नेटिक में, सॉरी फेरोमैग्नेटिक में तो डोमेन्स होते हैं, तो सारा का सारा डोमेन एक तरफ सपोर्ट करेगा, तो वहां जो इसकी वैल्यू होती है वहां ज्यादा होती है। समझ रहे हैं आप? जो सपोर्ट करता है वो ज्यादा सपोर्ट करता है। तो कुल मिला के खैर उस बात को अभी मैं छोड़ता हूं। अभी मैं डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में, सॉरी पैरामैग्नेटिक में, जो ये वाला डोमिनेट करता है नेचर, ये पैरामैग्नेटिक, इसको बोलते हैं हम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ये किसकी वजह से आता है? ड्यू टू, किसकी वजह से जी? ड्यू टू, ड्यू टू ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि मैं कह सकता हूं इन जनरल की डाइपोल मोमेंट अलाइन हो जाती हैं टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। हर इंडिविजुअल एटम एटम का डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है? अलाइन हो जाता है इधर। ठीक है जी, तो ये क्या होता है तुम्हारा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो हर एक मटेरियल डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, हाँ बिल्कुल सही बात है, करेगा। लेकिन क्या हर एक मटेरियल पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जब मैं डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात करता हूं तो इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा था, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये तो पेयर्ड थे, तो इसका म्यू कितना आएगा? जीरो। ऑर्बिटल भी इसका जीरो आता है, म्यू एल, और इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या आता है? जीरो। डन है। तो डायमैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो सिर्फ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी मतलब हर मटेरियल, डायमैग्नेटिक तो हर एक मटेरियल शो करता है, लेकिन पैरामैग्नेटिक हर एक मटेरियल, उसके लिए म्यू और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट होना तो चाहिए। अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट एक आउटवर्ड होगा और एक इनवर्ड होगा, तो दोनों, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट तो भैया क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो ये तो कट कैंसिल आउट कर देगा। अगर कैंसिल आउट कर देगा तो फिर कैसे होगा? फिर तो इम्पॉसिबल है। तो ये बात बड़ी समझने वाली थी। अब खैर, खैर इन डिटेल तो मैं, डिटेल में तो नहीं गया हूं मैं, लेकिन ऊपर ऊपर से ये मैंने आपको सारा बता दिया जितना आपको रिवीजन के लिए थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम क्वेश्चन नंबर, मतलब अब हम स्टेटमेंट सेकंड की बात करते हैं। देखो स्टेटमेंट सेकंड क्या है? डायमैग्नेटिज्म इज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेवलपिंग मैग्नेटिक मोमेंट ऑपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। आ गया ना? तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? सही। अब आप हर एक स्टेटमेंट टिक कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 अगेन सेम रिपीटेड सवाल है। आपको क्या दे दिया इसने? ससेप्टिबिलिटी दे दी 99, और अगेन म्यू, यानी कि रिपीटेड सवाल है, वो आप कर ही लेंगे, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, पहले मैं करा चुका हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि द स्पेस इनसाइड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज फिल्ड विद अ मैग्नेटिक मटेरियल हैविंग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, यानी कि काई की वैल्यू कितनी दे दी? 1.2 इंटू 10⁻⁵। डन है। अब ये पता लगना चाहिए अब आपको पढ़ते कि मतलब लिखना क्या है। what what is the fractional increase in magnetic field inside the solenoid? तो सोलेनॉइड के अगर मैंने मटेरियल रख दिया तो म्यू एच ऐसे आ जाएगा। ठीक है जी। अब H will be equals to Ni with respect to air as medium inside the solenoid, मतलब जब पहले था और बाद में कितना फर्क आ गया।
तो जी अगर मैं इसको बच्चे लिखूं तो म्यू को लिख सकता हूँ म्यू आर म्यू नॉट एच। तो ये फाइनल जब आपने सोलेनोइड के अंदर क्या है ये मटेरियल रख दिया तब की बात है। तो आपको क्या करना है बी यानी कि डेल्टा बी बाई बी, बी नॉट इनिशियल, तो डेल्टा बी क्या हो जाएगा म्यू आर म्यू नॉट एच माइनस म्यू नॉट एच इनिशियल डिवाइड बाई म्यू नॉट एच। तो म्यू नॉट एच कॉमन लेके कट कर दो तो ये कितना हो जाएगा म्यू आर माइनस वन। म्यू आर को क्या लिख सकता हूँ मैं वन प्लस काई माइनस वन। तो ये किसके बराबर आ गया काई, और काई की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.2। तो सीधा ऑप्शन टिक करो ऑप्शन ए। आई होप कि आपके ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चे। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसकी वैल्यू क्या है -1, क्योंकि -1 पे तो भैया सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो मैं बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट वन आपको देखते ही सही लग रहा होगा, मतलब पढ़ते ही। डायमैग्नेटिक स्टेटमेंट टू पढ़ो, पहला तो सही है, दूसरा पढ़ो। दूसरा है तुम्हारा कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड टेंड टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर। अब देखो ये जब आप भूल जाओ तो आपको क्या रखनी है, ऐसे भैया मैग्नेट रख ली मैंने नॉर्थ से साउथ, तो ये ऐसे फील्ड ऐसे बना रही होगी। आपने यहाँ मटेरियल रख लिया, कौन सा मटेरियल रखा जी डायमैग्नेटिक रख लो। ये तो क्या करता है अपोज करता है। अपोज का मतलब है कि इस पे फील्ड ऐसा जा रहा है तो ये अपना अंदर का फील्ड कैसे बना रहा होगा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो आपको सोचना है। यानी कि साउथ से नॉर्थ। अब नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा रिपेल, यानी कि यहाँ जो है ये तो नॉन यूनिफॉर्म है ना इसका फील्ड, तो यहाँ हाई है यहाँ क्या है लो, और ये क्या करेगा नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा तो इधर हाई टू लो मूव करेगा। तो यानी कि मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर, बिल्कुल सही बात है, खत्म। 34 पे आ जाओ। ए बार मैग्नेट ड्रॉप थ्रू ए मेटेलिक cylindrical pipe takes more time to come down compared to non magnetic bar with same geometry। देखो नॉन मैग्नेटिक बार है, जब मैग्नेट है तो मैग्नेट अगर आपने ये है इसमें मैग्नेट डाली तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इंड्यूस करंट सेटअप होगा। इंड्यूस करंट उसका क्या करेगा अपोज करेगा तो इसको रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा तो जितने एक्सेलरेशन से फॉल कर रही थी उतने से फॉल नहीं करेगी तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो स्टेटमेंट क्या है सही एकदम। फिर है फॉर द मैग्नेटिक बार एडी करंट आर प्रोड्यूस इन द मेटेलिक पाइप विच अपोजेस, बिल्कुल सही बात है, यानी कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपका क्या, अब ये सब ऐसे ही होगा, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। नहीं भाई, डायमैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी अभी समझाई थी, किस पे डिपेंड करती है ऑर्बिटल मोशन पे भाई। किस पे डिपेंड करती है ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन तो भैया उसका टेम्परेचर से क्या लें, वो तो घूम रहा है तो घूम ही रहा है। इसीलिए जो ये वाला ग्राफ था ये ऐसे रहता है काई का और टेम्परेचर का, वो डिपेंड ही नहीं करता उसके ऊपर, वो नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, तो ये बात होगी, तो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो ए पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया गलत। दूसरा द इंक्लूडेड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन डायमैग्नेटिक सैंपल इज ऑलवेज ऑपोजिट, बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो मैग्नेटिक जो सब्सटेंस जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा, भाई क्या कर रहा था वो डिक्रीज कर रहा था ना, अभी मैंने समझाया था क्या कर रहा था वो डिक्रीज कर रहा था। अगर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूं इस पेज में जो हम समझ रहे थे बात को, ये देखो इस पेज में जो हमने समझा था ये 9 टेस्ला 8.5 टेस्ला, वो कैसे भी वो क्लॉकवाइज घूमे, यहाँ जैसे यहाँ क्लॉकवाइज घूम रहा था, पहले वाले केस में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था तब भी कम आ रहा था। तो इसका मतलब हमने फिर इसको समअप जब किया कि इसका मतलब ये जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस अपने अंदर एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप करेगा विच विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो सवाल है जो आप बी स्टेटमेंट पढ़ रहे हो उसी को कह रहा था, इंक्लूडेड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट in a diamagnetic sample is always opposite to the magnetizing field, यानी कि statement 2 will be the correct, मतलब the statement 2 will be the correct answer। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट है। तो आई होप कि आपको ये सारा मैंने समझाने की कोशिश करी है, और इसमें ये बातें जरूर ध्यान रखना कि वो टेंड्स टू मूव करता है। ये जो मैंने ये वाला सेक्शन जो आपको समझाया है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको थोड़ा आप ध्यान में रखना। एक कहाँ पीक बनते हैं कहाँ नहीं बनते हैं, अब थोड़ा सा मैं कुछ एक्स्ट्रा भी आपको बता देता हूँ। एक दो चीजें रह गई हैं, वैसे तो मैंने जनरल लगभग लगभग सारा कवर कर दिया है। आप जब ये पढ़ के भी आपको फील आ जाएगा कि आपका सारा हो गया और आपका कोई सवाल बचेगा नहीं। जैसे कुछ इस तरीका का है, ये आपने
मटेरियल ले रखा है ऐसे, फिर आपने इस मटेरियल को ऐसे, ये नॉर्थ ये साउथ आपने यहाँ रख दिया, तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी। शेप कैसे? जैसे ये वाला है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा अगर ये डायमैग्नेटिक है, कैसा है ये? डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक में जो मटेरियल है वो कहाँ मूव करता है? स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ। तो अब आप मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, अगर यहाँ क्या है? वीक है, यहाँ क्या है? स्ट्रॉन्ग है, यहाँ क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जब मूव करेगा, तो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ मूव करेगा तो कुछ ऐसे आपको ये दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, समझ रहे हैं? स्ट्रॉन्ग से कहाँ मूव करेगा? ये वीक की तरफ, तो ये ऐसे फैलेगा और ऊपर वाला नीचे की तरफ आएगा। डन है? शेप चेंज हो जाएगी ना भाई। जब ये वाला अगर इधर की तरफ फैलने लग जाएगा तो ऊपर वाला स्पेस गिरेगा तो ये नीचे की तरफ आएगा ना ऐसे, तो ये ऐसे शेप दिखेगी। जब अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो पैरामैग्नेटिक में कहाँ से कहाँ जाएगा भैया? वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ चलेगा। तो ये वाला हिस्सा जो दूर वाला है, ये जो मटेरियल है, ऐसे रेत समझ लो, रेत दिमाग में अपने रेत सोच लो, तो ये क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग से, ये वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ चलेगा, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ चलेगा तो अब आपको क्या दिखाई देगा? एक पीक नजर आएगा। कैसा नजर आएगा आपको? पीक नजर आएगा। कैसे? कुछ इस तरीके से शेप होगी, क्योंकि साइड वाला अगर इकट्ठा होने लगा तो ऐसे पहाड़ पहाड़ टाइप बनेगा ना भाई, ऐसे चढ़ता जाएगा ऊपर। फिर अगर मैं फेरोमैग्नेटिक की बात करूं तो वो तो और स्ट्रॉन्ग होता है, और मैग्नेटाइज होगा, तो वो आपको एक शार्प पीक नजर आएगी, इसलिए ऐसे शार्प पीक नजर आती है ऐसे, वो और स्ट्रांगली मूव करेगा ना। क्या आप समझ पा रहे हैं कैसे मूव करेगा ये स्ट्रांगली? मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव कर सकता है, ये पैरो का, सॉरी, पैरामैग्नेटिक का बनेगा, ये फेरोमैग्नेटिक का बनेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, मैंने क्या क्या बातें आपको समझाने की कोशिश करी हैं। तो मैग्नेटिक मटेरियल में इतना ही है, और ये मैंने प्रीवियस ईयर के सारे सवाल लगभग डिस्कस कर दिए, बड़े अच्छे से डिस्कस करें। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कितना बेहतर समझ में आया, कितना अच्छा लगा, ताकि हम और भी ऐसे सेक्शन एसी वगैरह पे भी मैं बनाने चाह रहा हूँ, कि ताकि आपको वो पूरा अंदाजा लगे कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या दिमाग में आना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।